रहमान रहीम। सर जी, DSR का रिवीजन सेशन है और उसका फर्स्ट डे है। मैंने ना बिल्कुल बेसिक कुछ बुनियादी बातें आपके साथ करनी है, फ्रॉम द स्क्रैच लेके चलूँगा। और मेरा मानना है और मेरा बिलीव है कि अगर एक बच्चा इन दिनों तरीके से इस सब्जेक्ट को लेके चले तो पास हो जाएगा। किन चीज़ों से पास होना है और किन चीज़ों से पास होने में प्रॉब्लम आती है, ये सारी डिस्कशन हमने पहले 20 मिनट मैंने इसके लिए रखे हुए। क्योंकि जो चैप्टर्स मैंने आज के प्लान में रखे ना, ये चैप्टर्स को बहुत लेंथी नहीं है। इसकी ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार ये सब्जेक्ट क्या है और आपने इसको पकड़ना कैसे है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया पिछली बार, मैंने कैसे पढ़ाया, अल्लाह ताला ने मेरे स्टूडेंट्स को मेरिट भी दे दिया और उस पेपर के आने के बाद आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपने आप को ठीक करना है, ये सारे पहलू हैं जिन पर हमने बात करनी है। और तरीके से अच्छे से बातों को समझिएगा, नोट कीजिएगा। और आज भी अगर आप अपनी डायरेक्शन बदल लें, डायरेक्शन ठीक कर लें, तो अभी बहुत मुनासिब टाइम है इस पेपर को कवर करने के लिए और इंशाल्लाह बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, इंट्रोडक्शन अपना क्या ही दें, बस पढ़ा रहे हैं और 11 साल से पढ़ाना ही आता था, पढ़ा ही रहे हैं और कैफ लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, CFAP लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, ICAP में भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के मेरिट भी आ रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर यही करेंगे ना, और नई चीज़ को क्यों छेड़छाड़ करेंगे। सर समझ आ रही है? तो बस इतनी सी बात है, इस पर हम बात नहीं करते। हाँ, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट की नौयत पता आप सबको है, लेकिन मेरे एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करें, आपको फ़र्क फील होगा। सर जी, 6 चैप्टर्स हैं। पहले डेटा से रिलेटेड कितने मार्क्स का पेपर आना है? 35 से 45। सिस्टम 30 से 40, रिस्क 20 से 30%, ये वेटेज है। इतने मार्क्स का पेपर इस एरिया से आना है। ये तो दिया ICAP ने एक बयान, आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको सही रियल बात करने लगा हूँ। सर, ICAP के पेपर में उसने एक्चुअल में क्या किया, ये बात आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है और इसको ज़रा तसल्ली से देखना है। ICAP ने कहा 35 से 45 मार्क्स का आएगा पहले 6 चैप्टर्स में से, और जब उसको देखा गया तो एक्चुअल में 39 मार्क्स का इस 6 चैप्टर्स में से आया है। दूसरे नंबर पे सिस्टम की बात कर लीजिए, और सिस्टम के बारे में ICAP कहता है 30 से 40%, और कितने मार्क्स का एक्चुअल में पेपर आया है? 33%। और तीसरे नंबर पे रिस्क की बात कर लीजिए, रिस्क में से कितने मार्क्स का आया है? 20 से 30 मार्क्स का था और आया 28 मार्क्स का। यानी एग्जैक्टली ICAP ने जो ग्रिड कहा उसको फॉलो किया। यार वो एक ना बात होती है, कभी हम बाजार से रोटी लेने जाते हैं ना, तो मुझे अब्बू की आवाज़ आती, बेटा उसको कहना ज़रा छांड के लो आई। छांड के का मतलब है फैला के ज़रा लगवाना रोटी। ये पेपर में ज़रा गौर करें तो आपको सिवाय चैप्टर 13 के कोई एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें से सवाल ना आया हो। इसका मतलब है कि वो पूरा उसने फैला के हर चैप्टर को टेस्ट किया है, उसने हर चैप्टर को टेस्ट किया है। तो भाई इसका मतलब और इसका मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहे, यकीन करें मुझे मैसेज आने भी लग गए हैं। एक तो होता है ना कि पेपर के करीब बच्चे पूछते हैं, वो आज भी पूछने लग गए कि सर वो 20-25 इंपॉर्टेंट सवाल बता दें, को 5-6 चैप्टर ऐसे बता दें जिसमें से सवाल आना है। तो सर आप एक बार जरा पास पेपर को देख लें
और फिर उसके बाद ये वाली बात करें कि क्या इस पास पेपर्स और इस पैटर्न के मुताबिक मैं आपको क्या ही बताऊं कि कौन सा चैप्टर करें और कौन सा ना करें। ये बात तो नजर आ रही है कि यार हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है, और इसने अगर 17 में से 16 चैप्टर को टेस्ट किया है तो मैं आपको कैसे कह दूं कि यार चैप्टर 13 को ना करो, अगली बार उसमें से सवाल आने के चांसेस मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस चीज को बड़ी ध्यान से समझना है कि यार वो एग्जामिनर पेपर बना कैसे रहा है। अभी एक पिछली स्लाइड गुजरी, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, मैंने आगे कर दिया। वो कहते हैं कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एफसी होने वाले हैं, तो आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी का। यकीन करें आई कैप का जो पैटर्न है ना टेस्ट करने का, वो बड़ा डिफरेंट है। और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला बंदा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले का माइंडसेट क्या होता है। उस टाइप के माइंडसेट का टीचर जब आई कैप के पेपर को पढ़ाता है तो वो उसकी एग्जाम की टेक्निक और अप्रोच को नहीं पकड़ पाता। शायद वो आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट तो दे दे, मगर मुझे लगता है कि उसको एक टाइम लगता है, खास टाइम लगता है इस चीज को असेस करने में कि यार आई कैप पेपर किस तरह पूछ रहा है, आई कैप पेपर किस तरह पूछ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने 11 साल यहां पर पढ़ाया है, आई कैप में पढ़ाया है, उससे पहले जितने पढ़े हैं वो अलग है उसके, तो हम इस जोन में ही थे हमेशा। तो हमारे लिए आई कैप की टेस्टिंग के मिजाज को समझना और आपको पढ़ाना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एड ऑन एडवांटेज है जो शायद सिर्फ नॉलेज से एक स्टेप ऊपर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पेपर पास करवा पाए तो वही असल चीज है जो वैल्यू एडिशन है। जी सर, आई कैप के पेपर पैटर्न की बात हो रही थी और मैं एक दो चीजें आपके साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं। सर इस सब्जेक्ट की मिजाज को, इसकी जड़ को समझें तो ही आप ये पेपर पास कर सकेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं। मैं आपके सामने वो डिस्प्ले करता हूं ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि मेरा मानना है ज्यादातर बच्चे जिस अप्रोच से इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं उस अप्रोच से ये सब्जेक्ट पास नहीं होगा। आ जाए मेरे साथ। सब लोगों का ख्याल है और उन्हें लगता है कि ये रट्टे वाला सब्जेक्ट है तो क्रैम कर लेते हैं, क्रैम करेंगे, रट्टा लगाएंगे, पेपर पास हो जाएगा। आपको भी यही लगता है, सब लोग भी यही कह रहे हैं, बहुत से टीचर्स भी ये कह रहे हैं। मैं ये बात कहता हूं कि रट्टा लगाना अगला लेवल है। रट्टा तो आपको लगना ही नहीं है जब तक आपको बात की समझ नहीं आई होगी। तो बुनियादी तौर पे उससे नीचे एक चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आपकी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर क्रैमिंग होनी चाहिए। आप लोग, मैक्सिमम लोग यहां तक पहुंचे हैं और ये सोच रहे हैं, और आप में से कोई भी स्टूडेंट जो ये 17 चैप्टर याद कर लेगा तो उसे लगेगा कि बस यही मेरा टारगेट था, मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया हूं कि यस अब मैं ये कर लूंगा तो मैं पास होऊंगा। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको 17 चैप्टर याद हो गए, समझ आ गए और याद हो गए, तो भी आपके पास होने की कोई सर्टेनिटी नहीं है अनलेस आपके अंदर उसको अप्लाई करने की एबिलिटी ना पैदा हुई। असल में ये सब्जेक्ट जहां पर मात देगा और दे रहा है वो क्रैमिंग नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है।
अच्छा, स्टूडेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, इवन कुछ टीचर्स भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हुई है एक अटेम्प्ट। हम तो पहले से इस पर वर्किंग कर रहे थे, और इससे पहले सीफैप जब मैंने सीए किया था तो सीफैप में एक सब्जेक्ट होता था आईटी का, आईटी मैक, हमने उसके साथ भी कनेक्टेड रहे और 4-5 अटेम्प्ट उसके साथ भी कनेक्टेड रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आइडिया बेहतर था। अच्छा, अब सीन ये है कि आप जब यहां पर रुक रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार जिस टाइम मेरा रट्टा हो जाएगा यस मैं पास हो जाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। असल में जो इससे अगला लेवल है ना, जिस पर आप सोच ही नहीं रहे, यानी एक बच्चा सोच ही रहा है कि मैंने यहां पे चले जाना है मैक्सिमम, तो जो बच्चा ये सोच के बैठा हुआ कि यार मैंने 17 चैप्टर याद करने, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 17 चैप्टर याद कर लेगा। यानी उसकी वो लेवल ही ये सोच रहा है कि एटमोस्ट ये हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। असल चीज है एप्लीकेशन एबिलिटी। क्या आपको अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा और आपको रट्टा लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप ये पेपर नहीं पास कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं कोई मुश्किल बात कर रहा हूं या अजीब बात कर रहा हूं, या पहले दिन ही सर ने आके ये वाली बात कर दी। आज ना एक छोटी सी एक्टिविटी है हर बच्चे के लिए। आपने जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है, कितने बच्चों ने लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा हुआ है पूरा? शायद 10% बच्चे। आपने आज एक काम करना है मेरे कहने पर, पिछली अटेम्प्ट का पेपर पूरा उसको तसल्ली से बैठ के पढ़ना है। नहीं आता समझ ना आए कोई गल नहीं, एक बार आराम से बैठ के उसको पढ़ना है और सोचना यह है कि यार जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी अप्रोच है, क्या वो काफी है? या अगर मैं डेटाबेस के बारे में उसके मुख्तलिफ लेवल्स को रट्टा लगाई जा रहा हूं कि यार ये व्यू लेवल है और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है और ये इंटरनल या फिजिकल लेवल है, बस उसको रट्टा लगाई जा रहा हूं, तो क्या ये काफी है? क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही सोच रहे हैं। एक बार देखना पड़ेगा आई कैप को कि आई कैप सवाल कैसे पिच कर रहा है उसके ऊपर। आप जो रिस्क याद करके बैठे हुए हैं कि ये फिजिकल रिस्क है और ये डिजिटल रिस्क है और ये एनवायरमेंटल रिस्क है और ये थर्ड पार्टी रिस्क है, क्या ये रिस्क याद करना, इसकी डेफिनेशन याद करना या इसको रट्टा लगाना काफी है? तो जब आप आईकेप के पेपर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज दे के कह रहा है कि चेक बताओ इसमें रिस्क कौन सा है। तो यहां पर वो जो आपने 7 लाइनें याद की हुई वो कहां पे लगनी है सर? मुझे तो नहीं समझ आ रही। और अगर आपका टारगेट ये है कि मैंने वो 7 लाइनें याद कर लूं बस इंशाल्लाह मेरा पेपर पास हो जाएगा, तो सॉरी, वो 7 लाइनों से वो पेपर नहीं पास होना। वो पेपर पास होना है एप्लीकेशन एबिलिटी से। वो पेपर पास होना है जब आपको अप्लाई करना आएगा उसको। अच्छा सर, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर एप्लीकेशन एबिलिटी कहां से पैदा होगी? एप्लीकेशन एबिलिटी पैदा होगी उस तरह के सवाल हल करने से। तो इसका मतलब है अब हम रट्टा ना लगाएं, अब वो वाले सवाल हल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका जवाब है भाई वो सवाल हल करने के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो सर वही तो हम कर रहे हैं। नहीं, आप अगर उसको याद कर रहे हैं तो वो याद करना अल्टीमेट नहीं है, उसके बाद उसको अप्लाई करना असल चीज है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? कोई हाँ ना दे करो। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यार आप जिसको अल्टीमेट समझ रहे हैं ना कि हाँ यार मैं याद कर लूंगा तो बस ऐसी की तैसी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। वो याद करने का मतलब है अभी आधा काम हुआ है, आधा काम रहता है अप्लाई करने वाला। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जिस तरह की अंग्रेजियां हैं, हम लोगों को उसकी एप्लीकेशन एबिलिटी को डेवलप करने में मेहनत भी लगती है और टाइम भी लग जाता है, क्योंकि हमने
वो जो चीजें रट्टे लगाए वे वो वाले जुमले उसको अप्लाई करना होता है। वो सादा सा सवाल भी देता है तो ऊपर पूरा नक्शा खींच देता है, ये बंदा मिस्टर ए है, वो एबीसी लिमिटेड में काम करता है, उसका चीफ टेक्निकल ऑफिसर है और उसने देखा कि कुछ रिस्क आ रहे हैं, आप बताइए फलां 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 रिस्क क्या होता है। जो सवाल वो आपको दे रहा होता है उसके बाद वो नीचे रिक्वायरमेंट देता है। रिक्वायरमेंट में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो सीधा सीधा फलां टाइप्स ऑफ रिस्क बताओ, और एक वो उसको सिनेरियो के साथ रिलेट कर रहा होता है। याद रखना, आपने जब भी जवाब देना आपने उसे सिनेरियो के साथ रिलेट करके जवाब देना। सर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो आई के अपना एक जुमला कहता है हमेशा और मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है, स्टूडेंट इन द एग्जाम्स टेंड टू राइट what they know rather than what is required। सर सवाल देखें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, उसका जवाब दें। आप सवाल देखते हो और आप जज्बाती होते कि वो वाला चलो जी ऐसी दी तैसी, मैं तो अपना चाह पूरा करा ना, मुझे तो जो 11 लाइनें आती हैं मैं तो सारी लिखूंगा, अब उसको पसंद है ना आए ये उसका काम। मैंने एक बच्चे को कहा कि यार तुमने ये लिखा ये जरूरत ही नहीं थी, कहता सर मेरा काम लिखना है, चेक करना उसका काम। मैंने कहा भाई बेटे पास फेल करना भी फिर उसी का ही काम है, आपको लेटर आ जाएगा। सर पॉइंट समझने का ये है कि आप आराम से तसल्ली से, ये जितने सवाल आपको एग्जाम लेवल पे आते हैं, कोई भी हो कोई भी पेपर हो, याद रखिएगा ये वाले सवाल प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के साथ एक रिक्वायरमेंट लिखी होती है, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो प्रॉब्लम का सलूशन सफा नंबर 271 पे है तो उसका ये मतलब कतई नहीं कि सफा नंबर 271 छाप दो, प्रॉब्लम को समझो और उसका सलूशन दो। अनफॉर्चुनेटली 2-3 कामों ने ना हमारा दिमाग बंद कर दिया। पहला मसला सोशल मीडिया और इसकी जो हर वक्त की कॉन्टिन्यूस तकरार है रील्स की, और ये शॉर्ट कंटेंट जो होता है जो आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं, इससे ना आपका फोकस आउट हो जाता है। आप उतनी ज्यादा देर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच नहीं सकते, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि आपके पास प्रैक्टिस करते सवाल का सलूशन मौजूद है, आपने सवाल पढ़ा और आपने कहा हाँ सवाल तो अच्छा है, अब इसका जवाब देखते हैं। तो अपनी खोपड़ी कब लगानी थी, अपनी खोपड़ी कब लगानी थी, वो आपने नहीं लगाई। खुद सोचने की आदत डेवलप नहीं की और हमेशा सवाल किया तो ऐसे किया। हम लोगों ने मौक दिया तो भी, मुझे तो, मैं हमेशा कहता हूं मुझे तो ये आजकल के स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट से ज्यादा तजिया कर लगते हैं, खुद ही मौक दे के सवाल सही बनाए मेरे सर ने, भाई हमने आपसे सवाल का फीडबैक थोड़ी पूछा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स जनरली कोशिश ये करते हैं कि वो एक स्टेप आगे चलें। सर आराम से तसल्ली से आपने सवाल को पढ़ा, सवाल को समझा, सवाल अपने दिमाग को हिलाया, इसको मैंने क्या सोचना है, उसके बाद उसका कुछ लिखा। जब आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने सोचना कैसे है, और जब आप पेन चलाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने लिखना कैसे है, और फिर उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन आप इस जोन में और इस मोड में आते ही नहीं है, और वन गुड डे आपके सामने पेपर आ जाता है, और जब वो पेपर आपके पास आता है तो उसका जवाब भी नहीं पीछे लिखा होता। तो पेपर तो आप शुरू में पढ़ के पहले 15 मिनट में तजिया कर लेते हैं, पेपर अच्छा बनाया है, लेकिन इसके बाद का जवाब नहीं होता वहां पे, जिसके बाद आपने उसके ऊपर मजीद एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है। सर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किधर किधर आ रही है। सर इस सब्जेक्ट को पकड़ने का तरीका ये है, मुझे मेरे अपने भी बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, कुछ दूसरे टीचर के भी बच्चे हैं, और बहुत से देख भी रहे होंगे ऑनलाइन इस वीडियो को। मेरा मकसद सिर्फ एक है, जो बच्चा इस सब्जेक्ट को पास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मैं उसके साथ कोशिश करूं।
एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पेपर पास हो गया तो हम जीत गए, अगर आपका पेपर ना पास हुआ तो फर्क नहीं पड़ता किसने किया, किससे पढ़ा, किसने पढ़ाया, ये एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता। और मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट को ना उतना बेवकूफ़ होना चाहिए कि वो अपना काम निकाल ले, बस। समझ आ रही है? आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पढ़ लें, समझ लें, पेपर पास कर लें, आप किंग हैं। और अगर आप इसके अलावा ओवर एंड अबव चीज़ें सोचें जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उसको जाने दें सर। बिल्कुल फुल फोकस होकर अपना पढ़ें, कोशिश करें। अप्रोच ये है सर, अंडरस्टैंडिंग, क्रैमिंग और एप्लीकेशन। ये वाली लेयर आपके प्लान में ही मिसिंग है। जिसके नक्शे में ही गलती हो उसकी इमारत खड़ी होने में क्या होगा? एक तो जो नक्शा होता है इमारत बनाने में, उसमें गैप आ जाता है। तो जिसका नक्शा ही गलत होगा तो उसकी इमारत में तो उससे भी ज्यादा गैप होगा। यही एग्जांपल कंट्रोल डिजाइन में भी देते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर कभी से, वो जब चैप्टर वो वाले करेंगे तब कराऊंगा। सर जी, क्या यहाँ तक आप क्या मेरे साथ चल पाए और मेरी जो फिलॉसफी है उसके साथ एग्री करते हैं? यस और नो? एक टास्क मैंने आपको कही, ये जो भी मैंने आपसे अभी तक बात की है, आपने एक बार घर जाके क्या करना है? मैंने अपनी किताब में पास्ट पेपर डाला हुआ है आखिर में, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आई कैप की वेबसाइट पे जाएं, पास्ट पेपर डाउनलोड करें। आज का टास्क आपका सबसे पहला ये है यार, आपको पता चले आप जो सोच के पढ़ रहे हैं क्या वैसा पेपर भी आ रहा है? यकीन माने नहीं आ रहा यार। उस दिन आपने एकदम शौक हो जाने कि यार मेरे ना हो की गई है। यानी कितनी अजीब बात है कि अगर इससे पिछले अटेम्प्ट में यही सिनेरियो होता तो मुझे अफसोस इसलिए ना होता कि यार हमें पता ही नहीं पेपर कैसा आना है, एक मॉडल पेपर उसने दे दिया। लेकिन अब तो पिछली अटेम्प्ट का पेपर है और अगर आप आज भी हवा में ही हैं और बस उसी तरह ही पढ़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये परेशानी वाली बात है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टास्क आज का पहला क्या है? तसल्ली के साथ पूरा पेपर पढ़ना है। कोई ना कोई चैप्टर आपने आज तक जरूर पढ़ा होगा, जो चैप्टर भी पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड सवाल होगा, उसको एक बार देखकर ये सोचें कि यार क्या मैं रट्टा लगा के इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूं? ये सवाल आपने अपने आप से सोचना। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये सोचना कि सर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। सर जी, मैंने जो बेसिक बात थी आज की, वो जहां से मैंने शुरू करना था मैंने बेस बना दी है। इंशाल्लाह अब हम आगे शुरू कर रहे होंगे। ये भाई ने हाथ खड़ा किया था, मैं इनके सवाल ले लूँ जी। जबरदस्ती नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं खुद, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मजबूरी ऐसी थी कि मुझे ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ा दोस्त के साथ। अच्छा, वो दोस्त खुद चला गया, उसने अपना रूम की मुझे दी और उसने कहा कि इधर तू पढ़ ले। मेरे 15 दिनों बाद पेपर थे और मेरा फुल पढ़ाई मोड जो है ना वो ऑन था। तो मैं, सर्दियों के दिन थे तो अक्सर ऐसा होता था कि मैंने रोज़ा भी रखा होता था, तो मैं बस जाता वहाँ पे पढ़ता। तो वहाँ पर ना एक दो टॉपर्स थे, तो उनके साथ मेरी सलामत हुई। तो मैंने उसको कहा कि यार ये किताब है, मैं याद कर रहा होता है ऐसे। उसने कहा यार आप क्या कर रहे हो? मैं कहा यार मैं याद कर रहा हूँ। कहते ऐसे कैसे याद हो सकता है? उसने ना अपनी किताब निकाली, कहते यार ये वाली सारी किताबें हम पढ़ते हैं, ये याद रह सकती हैं बंदे को? उसकी तो किताबों का, हम तो वैसे एक्स डालते हैं ना कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लोग भी फुल उठा देते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि भाई उनकी किताबें हमसे ज्यादा थी और उनकी टर्मिनोलॉजीज बड़ी बड़ी मुश्किल होती हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता। यानी अगर मैं एक बॉडी को देखूंगा और उसकी मैं मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन देख रहा हूँ या कार्डिक कुछ देख रहा हूँ, तो मैं उसकी वो चीज़ जब खुद देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर मैं वो नहीं कर रहा और सिर्फ रटाइल का ही जा रहा हूँ, वो तो नहीं रुकेगा ना दिमाग में। तो उसने मुझे बोला कि यार आप चीज़ को समझते हैं
तो वो याद रहती है, नहीं समझते तो नहीं। वो उसकी बात वाकई उसके बाद मेरे पे बड़ा इम्पैक्ट आया कि यार असल चीज़ ये है कि हम बगैर समझे जोर लगाते हैं ना कि यार हमें ये याद रहे, तो वो शायद चंद लम्हे ही याद रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट बदलेंगे, सफ़े बदलेंगे, 2-3 दिन गुजरेंगे, वो उड़ जाएगा सर। तो बस इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और क्या चीज़ थी हमारी, बस इसमें यही थी, ये सारी बातें हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ जा रहा हूं। जी सर, इधर बैठे हैं, इधर आपने आराम से समझना है। या जब आप किसी को समझने बैठते हो ना, तो टांग पे टांग रख के आराम से गौर करके समझते हो, प्रेशर में नहीं समझते। तो इधर आपने बैठना है और सिर्फ इंजॉय करना है, पिक करना है बातों को, घर जाके इसको क्रैम करना है, इधर अंडरस्टैंड करना है। आराम से बैठे हैं और देखें क्या हो रहा है और सर क्या कह रहे हैं। जो आपके चेहरे पर प्रेशर होता है ना कि यार पेपर सर पे आ गए और अभी यही 10 दिन है कुछ करना है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आराम ना ठंडा पानी पियो, कुछ ना टेक लाओ, जो लफ्ज पढ़े उसको समझिए उसका क्या मतलब है और उसका क्या मकसद है। ये कर लिया, फिर एक टाइम आता है जब आपको समझ आ जाती, अब आपने उसको याद करना है, कोशिश करनी है, तब जोर लगाने की जरूरत है। लेकिन पहले हाथ ही शुरू में ही आप जब वो फुल प्रेशर से बैठे हुए, तो जो बात खोपड़ी में आनी है वो भी नहीं आती। बिल्कुल कंफर्टेबल बैठना है, कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। और अभी बड़ा मुनासिब टाइम है, आप ये सब्जेक्ट आराम से पकड़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी आपने बैठना है अक्ल दिमाग खोल के। टारगेट क्या है, ऐसे समझे। असल में हमारे जो आज जो बच्चे हैं ना, उनको उनके मुताबिक कहता हूँ, ऐसे समझे कि आपका टारगेट है कि आपने सर ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये गलत पढ़ा रहा हूँ, आपने इसमें गलती निकाल ली। ठीक है, आराम से बैठे और क्रिटिकली सुने सर क्या कह रहे हैं, सर का क्या मकसद है, और उसको पिक करें। सर समझ आ रहा है, पिक करना है, बात को पिक करना है। मैं कह रहा हूं प्रेशर नहीं चाहिए, कंफर्टेबल हो जाएं और बात को समझें कि क्या बात हो रही है। ये वाला एसी भी चल सकता है तो चला लो सर। चैप्टर नंबर 1 की बात शुरू होने लगी। सर जी डाटा क्या है? बुनियादी तौर पे रो फॉर्म को डाटा कहते हैं। एक शीट पर एक शीट ले हैं जिस पे बच्चों की अटेंडेंस शीट आपके पास आ गई। हाँ, ये वाली अटेंडेंस शीट है। ये शीट इस तरह हर बच्चे के पास जाएगी। हर बच्चा अपना नाम, CRN और सब्जेक्ट जो भी उसने लिखा हुआ है फील्ड्स वो पूरी कर देगा। ये शीट ये सारी घूम के मेरे पास आ गई। ये जो मेरे पास ये शीट आएगी जिसमें सब बच्चों के नाम होंगे, इसको डाटा कहते हैं। ये रॉ फॉर्म में है। तो भाई डाटा ये है, क्या है? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डिटेल। इंफॉर्मेशन से कलेक्ट किया है, मेजरमेंट से कलेक्ट किया है या रिसर्च से कनेक्ट किया है। ठीक हो गया, ये डाटा है। इस डाटा को प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि कितने SBI के अपने हैं और कितने बच्चे बाहर से आए। कितने बच्चे बाहर से जो हैं उसमें से एक रिसेंट के कितने हैं, राइज के कितने। अब जो इंफॉर्मेशन इस डाटा से अब जो इस डाटा से मालूमात निकालने हैं वो इंफॉर्मेशन है। यानी रॉ फॉर्म में ये डाटा था और डाटा को हम प्रोसेस करते हैं ताकि क्या निकाला जाए, इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। सीधी बात है, डाटा को प्रोसेस किया तो इंफॉर्मेशन से क्या, डिसीजन मेकिंग। सिंपल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ये वाला कागज जब आपके पास आएगा और आप इस पे नाम पता लिख रहे होंगे अपना,
और उतनी देर ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये वाली फाइल फाइनल है जो सर के पास जानी है और ये डाटा है, और फिर उस डाटा में से हम अलग-अलग कर लेंगे एसबीआई के कौन से, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कौन से हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि क्या एक्सट्रैक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। सर समझ आ रहा है? उस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। हम बच्चे देख रहे हैं नॉर्मली ये जितने बच्चे होंगे इसके 20% बच्चे अगले दिन ज्यादा आते हैं। हम देखेंगे क्या इस कमरे में मौजूद कुर्सियां काफी हैं या हमें रूम बदलना पड़ेगा या एडिशनल चेयर्स लगानी पड़ेगी। ये डिसीजन मेकिंग है, रूम बदलना है या नहीं बदलना, या एक्स्ट्रा चेयर लगानी है या नहीं लगानी। ये डिसीजन मेकिंग किस बेस पर होनी है, इंफॉर्मेशन की बेस पर होनी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कितने बच्चे टोटल बैठे हैं, मैं वो वाली बात करूं जो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुना रहा कि आप कहेंगे अच्छा 1997 में ये वाली इंफॉर्मेशन थी, उस बेस पर ये फैसला हुआ तो फिर एटम बम बनाया गया। मैं वो बात नहीं की, मैंने आपसे वो किया जो आप अभी इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर जी ये डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? सर जी आपने जब अपना नाम लिखा तो अल्फाबेट्स लिखे, इस फॉर्म में भी हो सकता है। आपने अपना फोन नंबर लिखा तो न्यूमेरिक्स लिखे, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो भाई ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फॉर्म दिया जाए और आप उसमें अपना इमेज ऐड कर दें तो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है और अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सर जी इट डिराइव्स, इस बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है और हम इस डाटा की बेस पर कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। इस डाटा की बेस पर क्या करते हैं, कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी। सर जी कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास हम जो YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं, आप एक बार लिख लें, कुछ भी लिख लें, क्या लिखेंगे आप, लिख लें सोहेल अहमद, अच्छा सोहेल अहमद लिख ले यार, आप खैर सियासी रहने दो, सोहेल अहमद लिखेंगे, सोहेल अहमद की वीडियो आ जाएगी। अच्छा वो वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपके पास जो रेकमेंडेड लिस्ट है उसमें भी सोहेल अहमद की वीडियोस आ रही होंगी, यार आ रही होंगी। वो आपका ट्रेंड देख रहा है, आपका मिजाज देख रहा है, उस बेस पर वो आपको रेकमेंडेशंस दे रहा है। तो कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और वाइटल रोल प्ले करना। एक एग्जांपल छोटी सी आपको दे दूं कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की। सर जी KFC वाले सोच रहे हैं कि हम एक नई आइटम बनाएं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। वो सोच रहे हैं एक ऑप्शन तो ये है कि हम एक शवारमा लॉन्च करें जिसके अंदर जिंगर हो, जिंगर फिले हो, और एक ऑप्शन ये है कि हम पिज़्ज़ा लॉन्च करें। तो कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी ज़्यादा बेहतर है? सर जी जब डाटा को देखा जाता है तो डाटा की बेस पर पता चलता है कि लोग सबसे ज़्यादा KFC का जिंगर पसंद करते हैं, तो जिंगर पराठा लॉन्च करना ज़्यादा फीजिबल होगा एज कंपेयर टू पिज़्ज़ा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप गौर करेंगे डिसीजन मेकिंग करनी है और डिसीजन मेकिंग करने से पहले हमें डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें और स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग होगी। सर जी मैं अक्सर एक यही डाटा किस तरह काम आता है हमारी आम जिंदगी में, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। सर जी एक साहब है, इनके दिमाग में चल रहा है कि बर्गर खाना चाहिए। इन्होंने, ये साहब वैसे मैं ही हूँ, इन्होंने KFC कॉल की, KFC में ऑपरेटर ने कॉल पिक की और अस्सलाम वालेकुम सर अली क्या हाल है, ठीक ठाक है, पहले हाथ मुझे यही कहा है। अब मेरे जहन में कि भाई ये कौन है, इसको डायरेक्ट मेरा नाम भी पता है, ये क्या मामला है सर? मैंने कहा जी, उसने कहा जी, मैंने कहा मैंने वो रूटीन ऑर्डर ही करना है। उसने कहा अच्छा वो 2 लीटर 1.5 लीटर बोतल? मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल यही। उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम नहीं ऑर्डर करनी? मैंने कहा यार ये तो सारा कुछ इसको पता है, शादी का ना भी पता चलता तो खैर थी। सर ये वाली बात, अच्छा ये इसने मुझसे मजीद पूछा। मैंने कहा जी बिल्कुल यही ऑर्डर करना है और आइसक्रीम भी बच्चों के लिए कर दे। ऑफिस में या घर में? मैंने कहा जी
घर में। उन्होंने कहा डन सर, 40 से 50 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। हार्डली 20 सेकंड बात की सर, इतनी अच्छी सर्विस है। चूंकि उनके पास मेरा डाटा मौजूद है, उसके पास मेरी डाटा कहाँ से आ रहा है सर, ये जो स्क्रीन है ना इसके सामने लगी हुई, स्क्रीन को भी थोड़ा सा देख लें। इस स्क्रीन में जैसे ही मेरा नंबर से कॉल आई, सामने सारा डाटा आ गया। क्या डाटा आ गया? नेम क्या है, एड्रेस क्या है, नॉर्मली क्या ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ ऑर्डर मंगाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। अब मैंने सिर्फ ये कहा, मैं उसको सिर्फ ये कहूँ ना, मुझे उस प्रोडक्ट का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने लास्ट टाइम भी ऑर्डर किया था, मुझे फौरन कहेगी जी ये वाला लास्ट ऑर्डर था आपका। सर ये सर डाटा को यूज कर रहे हैं सर्विस देने के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपने बैंक में आपने अपना कार्ड बंद करवाना है, तो आप फोन करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। बैंक वाले को कहेंगे जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना है। वो कहेगा मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। वो आपसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप उसी फ़ोन से बात कर रहे हो जिस पे अकाउंट खुला हुआ है या अकाउंट खुलाते हुए दिया हुआ है, तो ही वो कार्ड आपका बंद होगा। तीसरा, वो आपसे आपके फादर का नाम पूछता है। चौथा, आपसे आपकी मदर का नाम पूछता है। मदर का नाम क्यों पूछता है? सिर्फ इस चीज़ को पता करने के लिए कि भाई ये वाला नाम ना शनाख्ती कार्ड पे नहीं होता, और बैंक वाले आपसे ख़ास तौर पे लेते हैं ज़रा वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वही बंदा है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर आपका कार्ड बंद करता है। यानी इस डाटा के ज़रिए वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग की एक एग्जांपल होगी, एक KFC की एग्जांपल होगी। पुराने दौरों में ना जो डाटा होता था वो होता ही नहीं था, डाटा एग्जिस्ट नहीं करता था, डाटा इकट्ठा नहीं हो पाता था। तो पुराने मिसाल के तौर पे मैं खुद 2008 में पहली बार मुल्क से बाहर गया था, ईरान गया था, और गया भी बाय रोड था। तो हम पूछते होते थे, मेरे पास पता है मैं कहाँ से मालूमात लेके था। मेरा एक दोस्त और बाय रोड गया हुआ था, उसने मुझे कहा कि बात सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उसके साथ बैठ गया, कागज़ पेंसिल लेके। उसने मुझे कहा यहाँ से आप कोयटा जाओगे, कोयटा से आप ताफ्तान जाओगे। जो जो उसने बोला मैं उससे साजा पूछता था कि अच्छा ये हम बस पे जाएंगे या रिक्शे पे जाएंगे। वो कहता था जी रिक्शे पे जाएंगे। तो मैं कहता रिक्शे वाला कितना किराया लेगा। सारी बात, मैं कैफ में ही था मैं उस वक्त, बिल्कुल यही इसी लेवल पर ही था। मेरे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? वो मेरा दोस्त था, वो खुद हो क्या हुआ था, उसने मुझे सारी बात बताई, मैंने नोट की, और उस नोट करने के बाद मैं वो पर्ची बार बार निकालता था, और वहां से उस आगे जगह पर पहुंचता पहुंचता मैं ईरान पहुंच गया। सर ये एक पुराने दौरों में मसला होता था, इंफॉर्मेशन अंडरलोड, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती थी। तो जो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता था ना, वो अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा किंग हूं और मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आज के एरा का मसला इंफॉर्मेशन का ना होना नहीं है। आज मैं गलती से लिख बैठा हूं कि लाहौर से ईरान जाना है, तो जनाब पता चला है 4 मिलियन सर्चेज हैं गूगल पे। 4 मिलियन जगह से आपको बताया जा सकता है, 40 लाख जगह सोर्सेज से आपको बताया जा सकता है कि क्या तरीका है जाने का। सर ये 4 मिलियन सर्चेज, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आज चैलेंज ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, आज चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसमें से रेलेवेंट और सही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना एक काम। पुराने दौरों में तो यार कोई हदीस कोट होती थी, कोई हज़रत अली का कौल कोट होता था, तो हम कहते थे वाह माशाल्लाह। और आज हम फेसबुक पे जाते हैं तो हर बंदा जिसको पता है नहीं पता वो तब शेयर करी जा रहा है। सर आज तो उसमें से ये देखना पड़ता है कि ये जेनुअनली हज़रत अली का कौल है भी या नहीं, या ये वाकई कोई भी शेर जिन्हों भी टुटा भज जाता है वो कहता थले लामा इकबाल लिख देना, चलो जी। उसको वाकई में देखना कि ये लामा इकबाल है कि नहीं, आज ये चैलेंज है। तो आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड है,
और चैलेंज ये है कि आप उसमें से रेलिवेंट जो आपको चाहिए और जो सही है वो वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। सर इंट्रोडक्टरी डाटा के बारे में कुछ बातें थी, मैंने आपके साथ की। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करने लगा हूं तो दो तरह का डाटा है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी दो, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूस डाटा। सर जी क्वांटिटेटिव में दो चीजें, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वो है जो चलता जा रहा है, इसमें पॉइंट्स भी आ जाते हैं। डिस्क्रीट है होल नंबर, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4। कॉन्टिन्यूस वो है जो चलता जा रहा है। सर जी अब जरा देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार, और फॉर एग्जांपल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये डिस्क्रीट डाटा है। या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। लेकिन हाइट ऑफ अ पर्सन ये कॉन्टिन्यूस है, 5 फीट, 5.9, 5.4, 5.7। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डाटा कॉन्टिन्यूस डाटा है। मैंने डिस्क्रीट तो नहीं कह दिया था पहले गलती से, कॉन्टिन्यूस ही कहा है ना। कॉन्टिन्यूस डाटा है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। मार्क्स अगर आपको पॉइंट्स में भी मिल पाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। हर वो चीज जो फ्रैक्शन में आ सकती है वो कॉन्टिन्यूस है, जो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती वो डिस्क्रीट है। क्वालिटेटिव की बात करूं तो क्वालिटेटिव में भी दो चीजें, क्वालिटेटिव से फौरन ज़हन में आया खसूसियात, प्रॉपर्टीज, खूबियां। तो क्वांटिटी से आया तादाद। जब क्वांटिटी से, क्वांटिटी का तो आपके ज़हन में आना चाहिए नंबर। जब क्वालिटी कहा तो आपके ज़हन में आना चाहिए खसूसियत, अच्छा है, बुरा है, पतला है, लंबा है, मोटा है, ये वाली चीजें ही है ना खसूसियात। ऑर्डिनल और नॉमिनल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है जिसकी कोई तरतीब है। ऑर्डर से याद रखिएगा, ऑर्डिनल यानी तरतीब वाला, और नॉमिनल यानी कोई तरतीब नहीं। तो भैया एक ऑर्डिनल है जिसमें तरतीब है और एक नॉमिनल है जिसमें कोई तरतीब नहीं है। सर क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू द नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन that describes qualities or characteristics. It is primarily used। सर जी क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटीज की बात करता है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। नॉमिनल भी है और ऑर्डिनल भी है। नॉमिनल क्या है सर? जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप, ये क्या है? ये नॉमिनल है, इसमें कोई तरतीब नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेशन कैसा चल रहा है, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड, तो इसमें एक तरतीब है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां ये पूछा जाए कॉलेज लिखो, स्कूल लिखो, कॉलेज लिखो, यूनिवर्सिटी लिखो, तो एक तरतीब है। सर अगर तरतीब है तो ये ऑर्डिनल है, अगर तरतीब नहीं है तो ये नॉमिनल है। सर यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो बच्चों को अक्सर तंग करता है। एक लाइन लिखी हुई है, मैं चाहता हूं मैं जरा उसको हाईलाइट करूं। वो कहता है द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। ऑर्डिनल में वो ये वाला जुमला लिखता है। बेस मैंने सारी बना दी, बात सारी कर दी, आपको समझ भी आ गई। बस ये वाला जुमला जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर ये वाली बात नहीं समझ आई। सर जी न्यूट्रल में और सेटिस्फाइड में कितना डिफरेंस है? अक्सर ऐसा होता है ना कि आप खाना खाया है और आपने अम्मी को कहा अम्मी कमाल खाना बहुत मजे का बना, और एक तरफ खाना खाया है तो आप चुप कर गए कि बस ठीक है अल्लाह का शुक्र, और एक कि भाई ये कहा कि ठीक नहीं बना तो काम खराब हो जाएगा। एक तरफ कहा बहुत अच्छा है, एक तरफ आपने कहा अच्छा है, और एक तरफ आप चुप कर गए। सवाल ये कि ये अच्छे और बहुत अच्छे में कितना डिफरेंस है? क्या इसको मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है जो इंटरवल बिटवीन देम है वो डिफाइंड नहीं है। आपसे पूछा ये सेशन अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा चल रहा है, 10 लोगों ने कहा अच्छा चल रहा है, 50 लोगों ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। सवाल ये कि इसमें डिफरेंस कितना है, अच्छे और बहुत अच्छे में कितना डिफरेंस है? इसको मेजर, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनल में खसूसियत है,
खसूसियात में अच्छा होना या बहुत अच्छा होना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैं आपसे कहता हूँ एक बंदे के बारे में यार ये मोटा है, और एक बंदे को कह रहे कि बहुत मोटा है, और एक कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटा है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मोटे और बहुत ज़्यादा मोटे में क्या है? कोई चीज़ डिफाइन नहीं। आप कहते हैं वो इंटरवल्स डिफाइन नहीं कर सकते आप। सर जी ये ऑर्डिनल डाटा है। सर जी क्वांटिटेटिव में बता दिया था, डिस्क्रीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, और कॉन्टिन्यूस क्या है? हाइट, वेट, टेम्परेचर वगैरह। सर जी कैटेगरीज, ये हमारा अगला एरिया आ गया, ये काम का एरिया है, और ये बात करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? वो डाटा जो एक तरतीब में हो, रोज कॉलम्स की फॉर्म में हो, उसके सब बड़ा कीमती लफ्ज लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? जो तरतीब में हो, जिसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो तरतीब में ना हो। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, कुछ तरतीब में है कुछ तरतीब में नहीं है। जरा इसको एग्जांपल्स के साथ पिच करता हूं। सर जी जरा देखना, बैंक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी बैंक स्टेटमेंट है, ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। दफ्तरों में जो काम हो रहा होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसकी एक तरतीब होती है। सर जी ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर हाँ, अब जरा ये आप लोगों ने भी ये फॉर्म फिल किया होगा। सर जी यहाँ पर नेम, सर नेम, कंपनी, आप देख रहे हैं एक तरतीब है, और यहाँ पर यही वाला डाटा आ सकता है जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड देखना क्या है? सर ये देखना व्हाट्सएप ग्रुप, फाइल शेयर की हुई है, टेक्स्ट, लिंक, क्या है सर? इमेज, वॉइस। सर जी मैं अक्सर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को जब क्लास में करा रहा होता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि निकालो अपने फ़ोन, और एक्चुअल में उनसे फ़ोन निकलवा के उनको कहता हूँ कि 1 मिनट अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो। जब वो कॉन्टैक्ट निकालते हैं तो एक तरतीब में होते हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं उसको क्विकली आपको बता देता हूँ। वो तरतीब में होते हैं। मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और 1 मिनट के लिए जल्दी से मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप में अपने किसी दोस्त के साथ जो चैट हुई है वो देखो। कभी आपने लिंक भेजा होगा, कभी आपने लोकेशन भेजी होगी, कभी आपने टेक्स्ट लिखा होगा, कभी आपने इमेज भेजा होगा, कभी आपने वीडियो भेजी होगी, कभी आपने इमोजी भेजी होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड। सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे तस्वीर आ रही है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा? कैसे स्ट्रक्चर्ड है? इसमें तो तस्वीर भी है और इसमें टेक्स्ट भी है। शाबाश, ये कीमती बात है समझने वाली। सर ये स्ट्रक्चर्ड है, क्यों है? वजह भी सुने। सर प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब होता है तस्वीर की जगह पे तस्वीर ही आएगी, तस्वीर की जगह पे तस्वीर ही आएगी, टेक्स्ट नहीं आ सकती। आप अक्सर फॉर्म फिल करते हैं, तस्वीर की जगह पे तस्वीर अपलोड करते हैं, वहां पे अपना नाम लिखेंगे तो नहीं चलेगा। सर डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर नाम लिखेंगे नहीं चलेगा, डेट ही चलेगी। प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, फॉर्मेट डिफाइन किया जा चुका है पहले ही, अगर उसके मुताबिक होगी तो वो आएगी। याद रखना स्ट्रक्चर डाटा का ये मतलब नहीं कि इसमें वीडियो नहीं आ सकती या इमेज नहीं आ सकती। वो कहते हैं जिसका जो ठिकाना है वहां पे वही चीज आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वो लॉजिकली मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सर ये है स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा में जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, हर जगह पर अपनी अपना रेलिवेंट चीज ही लिखी जा सकती है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। जरा एक बात करता हूं, आप ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल में टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, उसके नीचे बॉडी है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप पकड़ते हो एक तस्वीर और बॉडी में जाके ड्रैग कर देते हो जाएगी? यस। आप टेक्स्ट लिखते हो जाएगा? यस। आप वॉइस डालते हो जाएगा? यस। आप वीडियो डालते हो जाएगा? यानी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट
बॉडी ऑफ द टेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आप सब्जेक्ट में इमेज डालते हो जाएगा, हो जाएगा। प्रीड ये ही तो स्ट्रक्चर्ड है। यानी टू में फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं और बॉडी ऑफ द ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड है और ओवरऑल ईमेल क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। और सर मेरी थीम समझ आई? स्ट्रक्चर्ड क्या है बताया, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है बताया, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है बता दिया। सर अनस्ट्रक्चर्ड में व्हाट्सएप की बात कर दी, सेमी स्ट्रक्चर्ड सर जी ये जरा देखिएगा, ये पुरानी है पिछली अटेम्प्ट की, लेकिन बाय द वे मैंने डाल दी कि भाई ये देखो, ये जो प्रोफाइल में ये जो चीजें आ रही हैं ये स्ट्रक्चर्ड है। ये जो पोस्ट मैंने किया है ये तो तस्वीर भी हो सकती थी, इमेज भी हो सकता था, वीडियो भी हो सकती थी ना सर। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड है और ये ओवरऑल क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। जो प्रोफाइल खोलता है उसमें जो चीजें लिखी होती हैं, वो जो चीजें लिखी आ रही हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर्ड है सारी जो प्रोफाइल में है। और ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये क्या है सर, ये जो पोस्ट कर रहा हूं ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। सर इसी तरह इन डॉक्टर का भी होता है, आप कभी नोट करेंगे डॉक्टर जो मर्ज की तशखीस करता है वो भी उसने लिखा होता है, फिर उसके बाद नीचे रिपोर्टें भी होती हैं। जब रिपोर्ट्स होती हैं तो उसमें कुछ रिपोर्ट जो है वो ग्राफ, सर जी जब हार्ट का होता है तो ग्राफ की सूरत में बना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी, और कुछ इमेजेस होते हैं और कुछ टेक्स्ट होती हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो भाई ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। पेशेंट की प्रोफाइल भी सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है और जीमेल का बॉडी जो है वो सेमी, जीमेल या ईमेल जो है, जो जीमेल है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि उसका सेंडर रिसीवेबल सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है और बॉडी जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओवरऑल सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। सर जी सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या है, डाटा हासिल कहां से करना है। डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज and its quality and relevance depends upon how it is collected and managed. Data collection sources, डाटा कलेक्ट किया जाता है दो सोर्सेज से, एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। सेकेंडरी में भी दो चीजें हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जबकि प्राइमरी में सर्वेज एंड इंटरव्यूज है। सर जी डाटा ओरिजिनेट करता है वेरियस सोर्सेज से और उसकी क्वालिटी और रेलिवेंस डिपेंड करती है कि ये किस तरह से कलेक्ट और मैनेज किया जा रहा है। तो डाटा कलेक्शन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वो दो हैं, एक सेकेंडरी डाटा और एक प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की भी मजीद दो चीज़ें हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और प्राइमरी डाटा जो है उसमें सर्वेज और इंटरनेट है। ज़रा मैं एक बात आपको समझाने के लिए करता हूँ और मैं अक्सर इसको समझाने के लिए ये वाली एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह वो पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। सर जी गोरमे गोला ने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पाइनएप्पल ड्रिंक। अब एक तरीका तो ये है कि वो सोचेंगे यार गर्मी देखो कितनी ज़्यादा पड़ी है, ठंडी यख पाइनएप्पल ड्रिंक होगी, पियेंगे मज़ा ही आ जाएगा, बिकेगी भी बड़ी, हमें ये काम शुरू कर लेना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट वालों को ये सोच के काम शुरू कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? डाटा। आपने अब आप डाटा के स्टूडेंट बन गए, अब आपने ये वाली हरकत नहीं करनी, आसान हल्का लफ्ज बोल देता हूँ, ये वाली हरकत नहीं करनी कि हाँ बहुत मजा आएगा छत की तरफ देखते हुए ही सोच लिया। आपने क्या करना है, आपने कहना है भाई जो फैसला होगा वो डाटा की बेस पर होगा। इस बेस पर नहीं होगा कि क्या अंदाजा है, इस बेस पर नहीं होगा कि क्या ख्याल है, इस बेस पर नहीं होगा कि मेरे मामू ने किया बहुत फायदा हुआ है तो मैंने भी करना है। जो भी फैसला करना है वो किस बेस पर करना है? डाटा की बेस पर करना है।
गवर्नमेंट ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, करनी है, उन्होंने कहा भाई स्टार्ट नहीं करनी प्रोडक्शन, बल्कि क्या फैसला करना है, डाटा की बेस पे। डाटा होता है दो तरह का, अभी ये मेरा टॉपिक कवर होने लगा। डाटा होता है दो तरह का, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डाटा जो मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के अपने पास, गवर्नमेंट और भी तो ड्रिंक्स बेचता है ना, गवर्नमेंट के अपने पास सेल्स क्या है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, और वो डाटा जो गवर्नमेंट अपने इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करे, वो इंटरनल डाटा है। और एक एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा क्या है? फॉर एग्जांपल ये पाइनएप्पल ड्रिंक की प्रोडक्ट मरी ब्यूरी की है, बिग पाइनएप्पल के नाम से, तो वो कहता है कि जनाब डाटा ऑफ सेल्स ऑफ अदर ब्रांड या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर वो मरी ब्यूरी का डाटा कलेक्ट करके देखता है कि इनकी पाइनएप्पल प्रोडक्ट कैसी चल रही है, और वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की बात करता है कि जनाब कितना टैक्स होगा इस प्रोडक्ट पे, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट डालने की इजाज़त है, कौन से गैर सही हैं जो इस प्रोडक्ट में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। ये सारा डाटा एक सेकेंडरी डाटा है, वो वाला डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो वाला डाटा होता है जिसको आप खुद टारगेटेड बनाते हैं और डेवलप करते हैं, ये प्राइमरी डाटा होता है। उन्होंने ये प्रोडक्ट की सैंपलिंग की, लोगों को फ्री में पिलाया, ब्रांच में जो कस्टमर आता था उसको कहा ये ड्रिंक पिए, बहुत मजे की ड्रिंक है, वो पीता था तो वो जाने लगा, तो कहते 1 मिनट ठहर जाए जरा ये हमारा सर्वे तो फिल कर दे। क्या सर्वे फिल करें? आपको जायका कैसा लगा, आपको कलर कैसा लगा, आपको पैकिंग कैसी लगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई ये सर्वेज किए जाते हैं ताकि आपको प्राइमरी डाटा वसूल हो। जो डाटा ऑलरेडी मौजूद था वो सेकेंडरी डाटा था, और जो डाटा खास तौर पे इस मकसद के लिए फर्स्ट हैंड हासिल किया वो प्राइमरी डाटा था। प्राइमरी डाटा से आपने टेस्ट, नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने एंजॉय किया, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ये सब देखा। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और पैसा कमाना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये क्या है, ये सारे का सारा क्या है सर जी? ये है टाइप्स ऑफ डाटा, और फिर सोर्सेज ऑफ डाटा, इंटरनल और सेकेंडरी और प्राइमरी, और सेकेंडरी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल। सर समझ गए? सर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्ट करें वो रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और टाइमलीनेस होनी चाहिए। टाइमलीनेस का क्या मतलब है? सर वक्त पर डाटा ना मौजूद हो तो ऐसे डाटा का कोई फायदा नहीं। एक्यूरेट ताकि फैसला ठीक हो, रेलिवेंट, डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, जो जरूरी है इसको बनाने के लिए। सर एक एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूं हॉस्टल की, चूंकि बहुत से बच्चे हमारे सीए के जो हैं वो हॉस्टलाइट होते हैं, तो हम उन्हें ये वाली एग्जांपल देते हैं कि यार आप मुझे बताओ कि क्या हॉस्टल शुरू किया जाए या ना किया जाए। तो आपने कहा है भाई हॉस्टल कैसे शुरू कर सकते हैं सर? पहले तो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा फिर कोई फैसला होगा। अच्छा जी, डाटा कलेक्ट करना पड़ा होगा, ये डाटा आपके सामने आ गया। डाटा कितनी तरह का हो सकता है? डाटा, मैंने हॉस्टल शुरू करना है, मैंने सबसे पहले ये देखना हमारे एसबीआई में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने देखा एसबीआई में 5000 बच्चा पढ़ता है, ठीक है, हॉस्टल की कैपेसिटी तो सिर्फ 200 बच्चे की, तो 5000 में से जो 200 भी ना आएगा इंशाल्लाह लाजमी आएगा। तो भाई ये सोचा सबसे पहले कि बच्चा ये इंटरनल सोर्स से डाटा कलेक्ट किया। आसपास और जो हॉस्टल वाले थे उनमें से लोगों से पूछा, मालूमात इकट्ठी की, ये कौन सा सोर्स था? सेकेंडरी लेकिन एक्सटर्नल। मैंने एक काम किया, मैंने रिविजन क्लास रखी, मैंने सब लोगों को एक एक कागज़ दिया और उन्हें कहा कि आपको अगर 15,000 रुपये में हॉस्टल मिले तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं।
अब ये जो इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्राइमरी। सर एक खास मकसद से आपको वो वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। लो जनाब, डाटा अवेलेबल है। अब स्टोरी ये बनी कि डाटा मौजूद है, डाटा मौजूद है, कोई गैस वर्क नहीं है। रेलिवेंट डाटा होना भी तो ज़रूरी है ना। मैंने एसबीआई से डाटा तो इकट्ठा कर लिया, उनने मुझे 5,000, मैंने हॉस्टल बना लिया। बाद में पता चला कि उस 5,000 में से 4,500 ऑनलाइन बच्चा पढ़। अब मुझे रेलिवेंट डाटा चाहिए ना, जिसकी बेस पर फैसला करना है। अगर फिजिकली एनरोल्ड डाटा की बेस पर मैंने फैसला करना है, यानी बच्चा फिजिकली एनरोल्ड भी हो और वो लाहौर भी ना रहता हो, क्योंकि लाहौर वाला भी हमारे काम का तो नहीं है, हमने तो हॉस्टल शुरू करना है। हमें आउटसाइडर भी चाहिए और बच्चा भी ऐसा चाहिए जो यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? इस बेस पर फैसला करना है, इस बेस पर फैसला करना है। तो सर सोर्सेज ऑफ डाटा, ये वाला टॉपिक था, मैंने वो भी रिवाइज कराया। और फिर उसके बाद आपको ये बताया कि डाटा की रेलिवेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सर पूरा बना लिया, हॉस्टल बना लिया, पता चला है 4500 बच्चा तो ऑनलाइन है, सिर्फ 5,500 फिजिकल है, और उसमें से भी आधा लाहौर का है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है ध्यान से और फिर फैसला करना है। सर एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन ये कि डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा की कुछ एथिक्स होते हैं, हर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं। आप अकाउंटिंग में भी एथिक्स पढ़ते हैं, आप टैक्स में भी एथिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी एथिक्स है। सर जी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर गले में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसी वक्त ही आपकी तस्वीर उतार के कहता है फेसबुक लाइव पे कि ये है, इस बंदे को ये मसला है, इसकी वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब है। यार आपकी, अच्छा आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या ख़राब है ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उसको पब्लिकली ये वाली बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर जी रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट टू कंट्रोल देयर पर्सनल डाटा, डॉक्टर पेशेंट का डाटा इस तरह से नहीं शेयर कर सकते, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों के पर्सनल डाटा का। अभी तो मैंने गर्दन में जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी बात की। ट्रांसपेरेंसी, सर जी जो डाटा कलेक्ट करें दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। आप लोगों को बुलाया गया, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, आप लोगों का ये कॉन्टैक्ट नंबर लिया, आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद आपको कहा है कि आप लोगों को डाटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, और अभी कल से इश्तिहार आने लग जाता है कि फ़लाँ मकान बराए फ़रोख्त है, फ़लाँ जगह किराए के लिए खाली है। आप कहेंगे यार ये किस मुसीबत में मैं डाल दिया। आपने कहा मैं ग्रुप लीव करता हूँ, ग्रुप आपने लीव कर दिया, लेकिन वो आपको पर्सनल डीएम करी जा रहा है। आपने उसका एक नंबर ब्लॉक किया, दूसरे नंबर से कर रहा है। आपने कहा यार मैं तो मुसीबत में पड़ गया हूँ। सर मसला किधर आ रहा है? डाटा, जब डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए इंश्योर होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के किस मकसद के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिया जा रहा है। टीचर डाटा कलेक्ट करे और ट्रैवल एजेंट इसको यूज़ कर रहा हो, सर ठीक नहीं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। सर डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सर जी हम लोग ख्याल करते हैं, एहतियात करते हैं कि बॉयज़ का डाटा अलग हो और गर्ल्स का डाटा अलग हो, सो दैट कोई ऐसा मिसहैप ना हो सके। सर बुनियादी तौर पे ये क्या है? सर ये हम डाटा को सिक्योर रखते हैं। सर जी अगर आप कंट्रोल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जनाब आप ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा होता है वो जो है वो मिसयूज़ नहीं हो सकता। कस्टमर का डाटा लीक हो जाए तो आप पर लीगल केस हो सकता है। आपकी शॉप है, शॉप पर जनाब कैमरे लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों क्या कहते हैं एक केस हो गया था बड़ा, उसमें ये हुआ था कि वो ट्रायल रूम जो था उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। अब सर ये डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब एक मसला ये मसला है बुनियादी तौर पे कि ये आप इजाज़त के बगैर तो कोई डाटा इस तरह क्या वैसे भी कलेक्ट नहीं कर सकते, गैर इखलाकी है। दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड बात है, जो डाटा भी आपके पास है, एक मिसाल के तौर पे आतिफ असलम है, वो जिन्ना अस्पताल जाता है इलाज कराने के सिलसिले में, उसका कुछ जानने वाला होता है। जिन्ना अस्पताल वाले जो हैं वो हर कैमरा जो उनका है वो उसको कवर कर रहा है और फेसबुक पर डाल रहे हैं और हर जगह डालेंगे आतिफ असलम ने जिन्ना अस्पताल आया, वो बहुत अच्छा आदमी है। आतिफ असलम साहब केस कर देंगे कि यार मेरे से पूछे बगैर आप मेरी वीडियो बना के कैसे पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। सर प्राइवेसी होती है डेट। और अब इसमें जो मेजर काम है ना, इसमें काम है इदारे का। इदारा इंश्योर करे कि वो डाटा प्रोटेक्टेड रहे। अगर इदारे गलती की वजह से, इदारे प्रॉब्लम की वजह से इदारा वो डाटा प्रोटेक्ट नहीं रख पाता, सिक्योर नहीं रख पाता और वो लीक हो जाता है, तो उस पर कस्टमर उसको क्या कर सकता है, केस कर सकता है उस पर। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप लोग टैक्स का काम करते हैं और आप जो क्लाइंट आपका है वो आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन बताता है और आपके सिस्टम से डाटा लीक हो जाता है, तो आप जिम्मेदार हैं सर उसके। वो बंदा आप पे केस करेगा कि आपके सिस्टम से लीक हुआ है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा को सिक्योर रखना बड़ा ज़रूरी है। गर्ल्स के ग्रुप का डाटा जैसे हमने एग्जांपल दी। सर फेयरनेस, डाटा को जब कलेक्ट किया जाए तो दैट शुड बी फेयर। लो सर, इसकी एक एग्जांपल है, मैं अक्सर कोट करता हूं कि एक बंदा है, उसने कैमरा पकड़ा, माइक्रोफोन पकड़ा, 12 लोगों से इंटरव्यू किया कि जी इस वक्त पंजाब इस वक्त बेहतर है या क्या कहते हैं इमरान खान के दौर में बेहतर था। तो 9 लोगों ने कहा कि इस वक्त बेहतर है, 3 लोगों ने कहा कि इमरान खान के दौर में बेहतर था। उसने उन 3 लोगों की वीडियो बनाएगा कि आज भी 100% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का दौर बेहतर था। सर ये बाइस्ड रिपोर्टिंग है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। अवॉइडिंग बाइस इन डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करें बाइस्ड ना। इन पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉज है, पीका एक्ट है जो क्रिमिनलाइज कर देता है अनऑथराइज एक्सेस टू पर्सनल डाटा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, जो ट्रांजैक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, ये जैज कैश, इजी पैसा और ये सारी, सर ये ETO, ये एथिकल कंसिडरेशन फॉर डाटा कलेक्शन था। ये सर आपका चैप्टर नंबर 1 था जो मैंने थॉरोली कवर कर दी। प्राइवेसी से मुराद असल में होता है प्राइवेट रखना, किसी की प्राइवेसी का ख्याल करना। मैंने आपको, आप गौर करें, तीनों की अलग-अलग एग्जांपल्स भी पिच की हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है शफाफियत और सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप वो सिक्योर रखें, कोई दूसरा उसको मिसयूज़ ना कर ले। तो तीनों अलग-अलग पहलू हैं, होती तो इकट्ठी है ऑब्वियसली। लो सर, चैप्टर नंबर 3 में आपके साथ चल रहा हूँ। क्या चैप्टर नंबर 1 मेरा प्राइम टारगेट यह है कि मैं आपको इस काबिल कर दूं कि इस सारे लेक्चर के बाद जब आप किताब पढ़ें तो किताब आपको समझ आ रही हो, आपके पास सारे पॉइंट्स हों कि ये बातें सर ने कही हैं और बस उसके मुताबिक आपने चलना है। सर जी, इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, अगर डाटा एनालिटिक्स की बात की जाए तो डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इनसाइट्स दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। सर जी, डाटा कलेक्शन है, डाटा क्लीनिंग है, डाटा एक्सप्लोरेशन है, डाटा मॉडलिंग है, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन है, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन है और मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है। सर जी, ये सारे स्टेप्स हैं। डाटा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, डाटा क्लीन करना, उसमें से अननेसेसरी सफाई कर देना, डुप्लीकेशन खत्म कर देना, मिसिंग डाटा को पूरा कर देना, इसको कहते हैं डाटा क्लीन करना। डाटा एक्सप्लोर करने का मतलब होता है डाटा को देखना, डाटा को समझना। डाटा मॉडलिंग करने का मतलब होता है डाटा को इंटरप्रेट करना और डाटा के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं उनको आपस में रिलेशन देखना उनका। सर, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन का मतलब है कि आप अल्टीमेट निचोड़ निकालना, आपका क्या टारगेट है उसके हवाले से।
सर उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना और अल्टीमेटली मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना। मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिट निकालना उसमें से। मैं इसको पढ़ाने के लिए भी आपके साथ एक डिटेल्ड केस स्टडी शेयर कर रहा हूं, वो पढ़ाएंगे तो ये सारे पहलू कवर हो जाएंगे। देखिए अंग्रेजी आपके पास लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल के बाद जो आपको पढ़ाऊंगा, जब इंशाल्लाह आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रही होगी। मेरा टारगेट भी यही है कि इजी एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। जब वो पहुंच जाएंगे तो फिर उसको याद करना, समझना, याद करना आसान हो जाएगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले स्टेप में उसकी केस स्टडी कर रहे होंगे। सर जी इस एग्जाम्पल को समझाता हूं कि सर मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे बताया कि जनाब मेरी पोजीशन ख़राब है, मैं रूटीन में हर 3 माह बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और मुझे कर्ज लेना पड़ता है। मैंने उसको कहा यार मुझे ज़रा तफसील से बताओ। उसने मुझे बताया, मैंने कहा यार पहले बताओ तुम्हारी सेल्स कितनी है। उसने मुझे बताया आम तौर पे मंडे ट्यूसडे वाले दिन 12,000 सेल होती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाले दिन 15,000 सेल होती है और सैटरडे और संडे वाले दिन 18,000 सेल होती है। मैंने फ़ौरन हिसाब लगाया, अच्छा ये नहीं तुम्हारी एवरेज सेल 15,000 पर मंथ है, तुम्हारा मार्जिन कितना है? वो कहते हैं मेरा स्टैंडर्ड रूल है कि मेरा 20% मार्जिन होता है। मैं 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ तो उसमें 20 रुपये मेरे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा अच्छा तुम्हारे खर्चे कितने हैं? उसने कहा जी मेरे 1 लाख रुपए पर मंथ के खर्चे हैं। मैंने कहा ठीक है 1 लाख पर मंथ के खर्चे हैं और तुम जो 1 लाख पर मंथ के तुम्हारे खर्चे हैं और तुम्हारी एवरेज सेल ये है। मैंने सारा डाटा उससे कलेक्ट कर लिया। जब मैंने डाटा कलेक्ट किया ना तो अगला स्टेप था डाटा क्लीन करने का। तवज्जो से सुनना, इस एग्जाम्पल में मैंने सारे स्टेप्स पूरे करने हैं डाटा क्लीन करने का। तो मैंने सोचा यार इसने जो डेज दी हैं मुझे, इसने जो सेल्स दी है मुझे वो तो पर डे दी है, लेकिन इसने जो एक्सपेंस दी है मुझे ये पर मंथ दी है। ये तो गलत है यार, मुझे तो डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, यानी सारे डाटा को एक पिच पे लाना पड़ेगा। या मैं सारे खर्चे भी पर डे पे ले आऊं या मैं सेल्स भी पर मंथ। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग करना। उसने मुझे जब 7 दिनों की सेल दी तो फ्राइडे की सेल बताई ही नहीं। इसका मतलब है इसको डाटा को क्लीन करने की जरूरत है। पूछेंगे कि भाई कितनी सेल है। उसने मुझे जब सेल दी तो 1 हफ्ते में 8 दिन की सेल दी। मैं कहा क्या हो गया भाई, हफ्ते में 7 दिन होते, तुम 8 दिन की सेल कैसे दे रहे हो? इसका मतलब है मुझे डुप्लीकेट को रिमूव करना है। ये जो मैं डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैं डाटा को फिल कर रहा हूँ, ये जो मैं सारे डाटा को एक ही बेस पर लेके आ रहा हूँ, इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग। डाटा कलेक्टिंग समझ आ गया? पकड़ लिया डाटा। डाटा क्लीनिंग समझ आ गया? अब कर रहा हूं मैं डाटा को एक्सप्लोर। डाटा को एक्सप्लोर करते हुए मैं क्या करता हूं, मैं डाटा को समझता हूं। मैंने कहा यार इस सारे को भी मैं पर डे पर ले जाता हूं। मैंने उसको कहा यार तुम्हारे 1 लाख रुपए का खर्चा है, उसको डिवाइड बाय 30 करूं तो तुम्हारा तो पर डे एक्सपेंस ही कितना है? 3,333 है। और तुम्हारी अगर एवरेज सेल पर डे 15,000 है तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट पर डे कितना होगा? इसका 20%, वो तो बना 3,000। तो तुम्हें तो लॉस हो रहा है। ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि तुम्हें लॉस हो रहा है। मैं डाटा को एक्सप्लोर कर रहा हूं, डाटा के अंदर धंस रहा हूं, डाटा को समझ रहा हूं कि यार वो कह क्या रहा है और प्रॉब्लम किधर आ रही है, गैप किधर आ रहा है। सर जी मैं डाटा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डाटा को एक्सप्लोर करने का मतलब है डाटा को डीप डाउन एनालाइज करना और डाटा की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये भी डाटा एक्सप्लोरेशन में आता है। डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना। मैंने देखा जी ये वाली सेल्स इधर है, ये इधर है, और इसके बाद सर फिर जब मैंने डाटा को एक्सप्लोर कर लिया तो अगली स्टेज आई डाटा मॉडलिंग की। मैंने कहा डाटा को एक्सप्लोर करते वक्त मैंने कहा कि यार देखो तुम कोई मार्केटिंग भी नहीं कर रहे और तुम्हारी आइटम्स भी बड़ी कम जा रही हैं, तुम्हारी सेल्स कम जा रही हैं, तुमने
तुम कुछ करोगे, कुछ प्लान करोगे तो ही बेहतरी आएगी। उसने कहा क्या प्लान करूं? मैंने कहा तुम मार्केटिंग बढ़ाओ, मार्केटिंग करोगे सेल्स बढ़ेंगी, सेल बढ़ेंगी प्रॉफिट बढ़ेगा। कहता है मैं कितनी मार्केटिंग बढ़ाओ? मैंने उसको कहा आम तौर पे अगर कोई बंदा एक्स रुपी मार्केटिंग पर खर्च करता है तो तकरीबन 18x की सेल्स उसकी बढ़ती हैं गारमेंट सेक्टर में। तो मैंने रिलेशन आइडेंटिफाई कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने क्या कर दिया? रिलेशन आइडेंटिफाई कर दिया। सर ये जो रिलेशन आइडेंटिफाई किया है, ये वाला काम हम डाटा मॉडलिंग में करते हैं, जहां पर एक मॉडल बना देते हैं कि यार तुम्हें कितनी सेल्स चाहिए, अब तुम्हें सेल्स कितनी चाहिए, उस बेस पर तुम देख लो। उसने कहा सर जी मुझे मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए? हमने उसको कहा कि भाई बात ये है, जितनी सेल्स तुम्हें चाहिए उतनी उस बेस पर तुम्हें अपनी मार्केटिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कितनी सेल चाहिए? एक सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रॉस जीपी मार्जिन। इस फॉर्मूले को मैंने इस्तेमाल करते हुए उसे बताया कि यार अगर तुम पर डे 31,665 रुपए की सेल करो ना, तो तुम 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो पर डे। बुनियादी तौर पे मैंने निचोड़ निकाल दिया कि तुम चाहते क्या हो। कहते मैं 3,000 रुपए कमाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हें अपनी सेल्स कितनी करनी पड़ेगी? 31,665 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। और 31,665 रुपए की सेल्स फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए, तो उस हिसाब से ही तुम्हें मार्केटिंग का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। मैंने उसे बताया लेट से कि मार्केटिंग का एक्सपेंस तुम 2,000 रुपए पर डे की मार्केटिंग करोगे, लेट से 2,000 रुपए पर डे, तकरीबन 1,000 कुछ रुपए, 1,500 700 रुपए बनते हैं। लेट से 1,500 पर डे की मार्केटिंग करोगे तो उसका 18 टाइम्स तुम्हारी सेल होगी। तो मैंने उसे निचोड़ बता दिया। उसने कहा मुझे 3,000 पर डे प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा ओके, तुम 1,500 पर डे की मार्केटिंग करो, तुम्हारी सेल 31,665 रुपये आएगी। जब तुम्हारी सेल इतनी आएगी तो तुम 3,000 प्रॉफिट निकाल पाओगे। मैंने उसको इंटरप्रेट करके बता दिया कि यार तुम्हारे सारे मसले का हल ये है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन होती है उसमें निचोड़ निकाल दिया जाता है, कंक्लूजन दे दिया जाता है। सर अगला स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग। सर खाली बातें नहीं करनी, एक्चुअल में काम करना है। अब हमने कहा जनाब मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्ट जो है ना वो महंगी है। तुम एक काम करो, तुम सस्ती प्रोडक्ट्स लेके आओ। तुम ना टी शर्ट्स और ट्राउजर्स भी ऐड करो अपनी दुकान के अंदर। उसने जनाब टी शर्ट और प्रोडक्ट्स ऐड की, उससे उसकी सेल्स बढ़ गई और सेल्स 30,000 हो गई। डिसीजन मेकिंग काफ़ी नहीं है, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। ये हमारा छठा स्टेप था, डिसीजन लेना और उसकी बेस पर एक्शन परफॉर्म करना। और फिर लास्ट में होता है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर जी तवज्जो से देखना, ये हो गया। अब बैठ जाएंगे तो दोबारा खराबी हो जाएगी। हमें क्या करना है? हमें इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। और उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन क्या है? और दूसरे फैक्टर्स को देखने ताकि हम अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करें। फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा कि तुम शॉप कितने बजे खोलते हो? उसने कहा मैं 9 से 5 खोलता हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे, दफ्तर थोड़ी है, तुम शॉप अपनी खोलो 11 बजे और बंद करो रात को 10 बजे। मेरा पॉइंट समझ आया? जब मैंने टाइमिंग एडजस्ट की उसकी सेल्स बढ़ गई। सर उसके बाद हमने कहा तुम ट्रेंड और नई जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो अपनी इन्वेंट्री में बेचना शुरू करो। उसके बाद मैंने उसको ये भी बताया कि तुम अपनी दुकान पे लाइट को बेहतर करो ताकि तुम्हारी प्रोडक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो और ज्यादा बिके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाला काम तो मॉनिटरिंग करना और ऑप्टिमाइजेशन करना कि यार जो जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे हम फायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। सर ये 7 स्टेप्स थे किसके? डेटा। सर जी क्या टॉपिक था? डाटा। और यार मेरा पॉइंट समझ आया है? अब आप इसको पढ़ेंगे ना,
इस सारी चीज़ को रखते हुए तो आप एक एक चीज़ ग्रैब कर पाएंगे कि असल में सर ने क्या बताया। सर जी डाटा एनालिटिक्स साइकिल की बात करूं तो डाटा एनालिटिक्स साइकिल इस बुनियादी तौर पे ये क्या करता है, रॉ डाटा को एक्शनेबल इनसाइट में कन्वर्ट करता है। रॉ डाटा को एक्शनेबल इनसाइट में कन्वर्ट करता है। साइकिल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्टेजेस हैं। डाटा कलेक्शन है, डाटा क्लीनिंग है, डाटा एक्सप्लोरेशन है, डाटा एक्सप्लोरेशन के बाद डाटा मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन, निचोड़ निकालना, डिसीजन लेना और एक्शन परफॉर्म करना, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर जी ये सारी एग्जांपल मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ शेयर कर दी। अब अगली बात की तरफ जा रहा हूं जो है डाटा एनालिटिक्स स्टेजेस। सर जी 4 स्टेजेस है, वो साइकिल था, ये स्टेजेस हैं, बस ये 4 हैं। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सर वन वर्ड, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होना चाहिए और कैसे। सर एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ने उसको चेक किया और देखा कि इसको 103 बुखार है। एक काम। दूसरा, जब डॉक्टर ने उसकी इंस्पेक्शन शुरू किया तो उसको देखा कि उसकी कमर पर एक जहरीले कीड़े ने काटा हुआ है जिसकी वजह से उसे ये बुखार हुआ है। ये डायग्नोस्टिक है, वजह पता चल गई क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव, अगर ऐसा ही रहा तो अगले 3 दिन में ये वाला जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और वो बंदा मर जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव, आपको फौरी तौर पे इसका इलाज करना है, एंटीबायोटिक लगेगी, ऑपरेशन होगा, उसका जो जहर है वो निकलेगा, बंदा 1 हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्टिव। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर आ जाओ जरा बात बिजनेस की कर लेते हैं। 20% सेल्स डिक्रीज हो गई हैं पिछले साल से इस साल। ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड है, नए कंपेटिटर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से सेल्स कम हुई है। ये डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये है कि अगले साल सेल 30 से 40% कम हो जाएंगी। दिस इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी पर आए और नई प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर नई प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर बेचें तो हम अपनी प्राइस को, हम अपनी प्रोडक्ट को 40% सेल्स बढ़ा सकते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये प्रिस्क्रिप्ट। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? 4 बातें थी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। सर जी लो जनाब, ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी। हाँ ये वाली एग्जांपल मैं दिए बगैर नहीं जा सकता। सर जी एक प्रोडक्ट है करशी की जामिशनी, एक प्रोडक्ट। इसको ज़रा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं और ये वाली बात आपको समझा देते हैं। टारगेट सिर्फ ये है कि यार मैं आपको आपकी बुनियादें मजबूत कर दूं, पढ़ेंगे, चीज़ें समझ आ रही होंगी, केस स्टडी पे उसको याद करना आसान हो जाएगा, केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिमांड थी 10,000 यूनिट्स की, प्रोडक्शन थी 6,000 यूनिट्स की, प्रॉफिट पर बोतल था 3,000 यूनिट्स, टोटल प्रॉफिट था। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। ये पता चल रहा है जी 18 मिलियन का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन जब हम इसको डायग्नोस्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 की थी तो असल में आपने 4,000 यूनिट कम बनाए हैं और 12 मिलियन का उल्टा लॉस की है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स।
सर तीसरा आ गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव ये कि अगली बार डिमांड मजीद बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 10,000 है, वो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करेंगे तो 30 मिलियन का प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में ना आप अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेट रास्ते जनरेट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। सर जी एक ऑप्शन है डिमांड 12,000 है, हम 10,000 ही बनाकर बेचें और 30 मिलियन का प्रॉफिट कमाएं। दूसरी ऑप्शन है डिमांड 12,000 है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्योंकि 10,000 है, हम कीमत बढ़ा दें, प्राइस इतनी बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट 4,000 पर यूनिट हो जाए। और उसकी डिमांड, जाहिर बात है जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड 12 से कम होकर कितनी हो जाए, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना कमा लिया, 36 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। सर ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ये भी एक ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये कि हम कहते हैं यार जितनी डिमांड है ना हमने उस सारी डिमांड को पूरा करना है और 10,000 तो हम बना सकते हैं, 2,000 क्या हम कर दें, आउटसोर्स कर दें। अब जब हम प्रोडक्ट को आउटसोर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आउटसोर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, 2800 हो गया। इस वजह से प्रॉफिट कितना आया, 33.6 आया। अब अगर तो इदारे का टारगेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सेकंड ऑप्शन बेहतर है। और अगर इदारे का टारगेट अपनी डिमांड को पूरा करना है तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, थर्ड ऑप्शन बेहतर। और अगर इदारा कहते नहीं भाई हम तो सुकून से चलेंगे, जितना बनता है उतना ही बेचेंगे, आउटसोर्स करके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सर। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव चारों एनालिटिक्स पढ़ाए। और यार क्या अच्छे से समझ आ रहा है, यस और नो? और को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? लो सर, मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूं। अब मेजर बातें मैंने आपसे सारी कर ली हैं और जब केस स्टडी करेंगे ना इंशाल्लाह तब कोई एक आध बात रहेगी तो तब ज़रूर कवर कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारी काम की बातें आपसे कर ली हैं। अलबत्ता अब मैं चल रहा हूँ, टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूँ मैं चौथे चैप्टर को ज़रा पकड़। हम टारगेट करेंगे, किसी का कोई सवाल है तो सबसे पहले उसको देखें। तो अगर आप 7 दिन में जो मैं करा रहा हूँ रोज़ के रोज़ करते रहे तो सर इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप देखेंगे कि दिनों में आप ये पूरा कोर्स कवर भी कर लेंगे। और मैंने बड़े तरीके से इसको तकसीम किया है कि किसी दिन भी लोड बहुत ज़्यादा ना हो जाए और ऐसा ना हो कि आपके लिए अनडूएबल हो जाए। सर जी बिग डाटा, अगर इतना ना सोचा होता तो पहले दिन 1 2 3 करता, फिर 1 3 4 क्यों किया है? क्योंकि मैंने उसको असेस किया है कि कौन से चैप्टर्स बेहतर हैं। चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा। सर बिग डाटा क्या है? इतना बड़ा डाटा कि वो ट्रेडिशनल टूल से हैंडल ना हो सके, ये बिग डाटा है। इतना बड़ा डाटा जो ट्रेडिशनल टूल से हैंडल ना हो सके। सर जी आपको पता है कि स्नैपचैट में 1 मिनट में कितना डाटा जनरेट होता है? 2.1 मिलियन लोग यूज कर रहे थे स्नैपचैट। 3.8 मिलियन लोग 1 मिनट में सर्चेस करते हैं गूगल में। फेसबुक 1 मिलियन, यूट्यूब 4.5 मिलियन और ईमेल 188 मिलियन पर मिनट ईमेल्स हो रही। सर आप अंदाजा करें कितना बड़ा डाटा है। सर आपने लॉगिन आईडी डाला और एक्टिविटी शुरू हो गई, आपने क्लिक किया तो भी सर डाटा तो जनरेट हो रहा है। आपने व्यू किया, सर जी आप देखते हैं ना कि फलां बंदे ने मेरा व्यू किया हुआ है, तो इसका मतलब है वो व्यू कर रहा है तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। लाइक किया, कमेंट किया तो डाटा जनरेट हो ही रहा है। सिर्फ व्यू किया तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। सर डाटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है और अन्य वह डाटा जनरेट हो रहा है। सर पिछले वो कहते हैं इस कायनात में जितना डाटा जनरेट हुआ है वो सारा डाटा पिछले 3 साल में जनरेट हुआ है।
पिछले 3 साल में जितना डाटा जनरेट हुआ है वो डाटा ज़्यादा है उस डाटा से जो वो उससे पहले कायनात शुरू होने से अब तक जनरेट हुआ था। सर जी अब आप गेम समझेंगे कितनी बड़ी गेम है, और अगर इतना बड़ा डाटा है तो इसका क्या बनेगा। इसको हैंडल करना मजाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे लाइक करते हैं तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है और 3 मिनट बाद आपको मैसेज आता है कि जो आपने लाइक किया था वो वहां तक पहुंच गए। ऐसा तो नहीं होता, फौरी पोस्ट होता है सर जी। तो इसका मतलब है कि जो इतना बड़ा डाटा है वो उतनी प्रोसेसिंग भी है उसके साथ, स्टोरेज भी है उतनी उसके साथ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है सर जी। यही इसकी खास बात है कि सर 5 V's हैं। बिग डाटा की निशानी है कि उसमें 5 V's होंगे। पहला वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा वेरासिटी, पांचवा वैल्यू। पहला काम है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मिकदार, क्वांटिटी, तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरा वेलोसिटी, जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है। और सर ये आम ट्रेडिशनल तरीके से स्टोर नहीं हो रहा। आमतौर पे हम बच्चों को बताते हैं कि जनाब हमारे पास SBI में स्टूडेंट्स आए, वो एनरोल हो रहे हैं, बच्चा आया, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, हमने फॉर्म पकड़ा, फॉर्म को एंटर किया। ये आम डाटा है, इसको स्मॉल डाटा कह लें आज के दौर में। लेकिन आप देखें ना, अगर एक वक्त में 1 लाख बंदा फॉर्म फिल कर रहा है और फिर उस सारे फॉर्म को एट द सेम टाइम प्रोसेस भी करें तो इसके लिए ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं चाहिए। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसकी डेफिनेशन में कि ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ना हो सके। वेलोसिटी, बड़ी स्पीड से। अच्छा ऐसा है कि जो डाटा पिछले 3 साल में जनरेट हुआ है वो ज्यादा है या वो डाटा जो अगले 3 साल में जनरेट होना है वो ज्यादा होगा? सर जो अगले 3 साल में जनरेट होना है वो डाटा उससे ज्यादा होगा, हतमन ज्यादा होगा। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई वेलोसिटी बड़ी तेजी से बढ़ भी रहा है। वैरायटी, हर तरह का डाटा है, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। सर जी वेरासिटी, डाटा, वेरासिटी कहते हैं सच्चाई को। डाटा ऐसा होना चाहिए जो एक्यूरेट हो। और इसका चैलेंज भी ये है, आप क्या कह रहे हैं, रेलेवेंट। असल में वेरासिटी से ज्यादा एक्यूरेसी की बात की जाती है। वेरासिटी, एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्दी हो। जितना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है आमतौर पे बाइस्ड होता है, एरर होते हैं, इनकंसिस्टेंसी होती है इस डाटे में, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। खुद ही पोस्ट डाल के खुद ही 30 लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप किया, फौरन इसको लाइक करो। सर समझ आ रही है? ये मिस इन्फॉर्मेशन है। सर समझ आ रही है? ये क्या है? ये मिस। वेरासिटी, डाटा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। सर वैल्यू, या डाटा ऐसा हो कि उससे कोई वैल्यू डिराइव की जा सके, कोई फायदा हासिल किया जा सके। सर डाटा के द पोटेंशियल इनसाइट एंड बिजनेस वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनालाइजिंग द डाटा। सर जी डाटा को एनालाइज करने से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए, पोटेंशियल इनसाइट और बिजनेस वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाए फ्रॉम द एनालाइजिंग द डाटा, तो ही बात है। सर जी रिटेलर उस डाटा से वैल्यू आइडेंटिफाई करें। सर कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, कितनी ट्रेंडिंग में है। आतिफ असलम की पोस्ट आ रही है कि जनाब वो इधर कॉन्सर्ट करने आ रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और जितने लोग उस पोस्ट को लाइक करते हैं कहते हैं हम इंटरेस्टेड हैं। इस बेस पर ही वो डिसाइड करते हैं ना कि हमने कहाँ पर करना है और कितनी कुर्सियाँ लगानी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो डाटा की कोई वैल्यू होनी चाहिए जो फ़ायदा लिया जा सके। इदारे देख रहे होते हैं कि कौन सी, पाकिस्तान के लोग कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये क्या है? इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा कहाँ से हासिल किया जाएगा? सर रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा ये एज है कि इससे पहले कुछ बातें मैं बताते हुए ना थोड़ा सा वो होता था कि यार ये बात आगे पढ़नी है, लेकिन अभी तो बातें एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार पढ़ चुके हैं। बहरहाल फिर भी हम इसका ख्याल रखेंगे। सोशल मीडिया, यही फेसबुक, यही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सबसे मेजर सोर्स ऑफ बिग डाटा ये है। फिर IoT डिवाइसेस,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट वॉच, आपकी स्मार्ट फ्रिज, स्मार्टफोन, ये सारे कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रहे हैं एंड दैट्स अ लॉट ऑफ डाटा। उसके अलावा सर पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जो डाटा जनरेट हो रहा है सर, ये बहुत बड़ा डाटा है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की 150 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच पर जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो वाला डाटा क्या हेड ऑफिस जाता है या नहीं जाता, ये एक छोटे से मुल्क की छोटी सी कंपनी की ट्रांजैक्शन है। तो अब आप ये सोचें कि ग्लोबल लेवल पे कितने पॉइंट ऑफ सेल मशीन और कितना बड़ा डाटा जनरेट होता है। यस सर, बैंक्स का कितना बड़ा डाटा जनरेट होता है सर जी। ई कॉमर्स सर, ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका बजट और रेवेन्यू जो है वो पूरे मुल्कों के रेवेन्यू से ज्यादा है, इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं। अली बाबा है, वॉलमार्ट है। सर समझ आ रहा है सर जी। वो कहता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, इस डाटा को एनालाइज करना, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक सेल्स, डिटेक्ट फ्रॉड एंड ऑप्टिमाइज प्राइस स्ट्रेटजीज। ये डाटा जनरेट होता है इन सारी जगहों से, ये भी बिग डाटा होता है। सर जी बैंक्स का जो डाटा है, इतने ज़्यादा बैंक्स हैं, ई कॉमर्स का डाटा, ये बिग डाटा है। सर जी मशीन से जो डाटा जनरेट होता है, जो सेंसर से डाटा जनरेट होता है, जो गाड़ी, जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उससे जो डाटा जनरेट होता है, कॉन्टिन्यूस जनरेट होता जा रहा है बुनियादी तौर पे, ये भी बिग डाटा है सर। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाई थी सर। डाटा कलेक्ट करना कैसे है, किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है, आपको मैं बताऊं। ये वाला डाटा जो इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, ये तो एक तरफ है, असल में इस डाटा के अंदर से काम की चीज निकालना असल बात है। वो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज सऊदीया के लिए वीजा अप्लाई करता हूं, तो सऊदीया वाले जैसे एम्बेसी में जाएंगे वो मेरी प्रोफाइल देखकर उस प्रोफाइल को चैट जीपीटी में डालेंगे और कहेंगे कि देखो इसने कभी एंटी सऊदीया तो कोई बात नहीं की। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। अब इतने सोशल मीडिया पे मैं 12 साल से फेसबुक अकाउंट है और इतने फॉलोअर, वो सब कुछ वो 1 मिनट में सारा चेक करके आपको बता देगा। तो वो डाटा जो बिग डाटा है, वो उससे फायदा कैसे लिया जा रहा है, आपको समझ आ रही है सर। कस्टमर की प्रेफरेंस देखी जा रही है, आपने रिसर्च करनी है, आप देख रहे हैं हम किस एरिया पे ज्यादा वर्किंग करें, लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है। सर एक बंदा है, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी तनख्वाह ही 2 लाख है, पिछले 15 साल से उसकी तनख्वाह आती है, वो खर्च करता है, एकदम उसके अकाउंट में 25 करोड़ पे आ गया। तो ये एक अनयूजुअल बात है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट कर दिया जाता है। सर पॉइंट समझ आ रहा है। ये इसने जो लिखा है ना, फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरह से होती है सर। अच्छा जी, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, वेबसाइट, बुनियादी तौर पे वेब स्क्रैपिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर एनालिसिस। बिजनेसेस यूज करते हैं दिस मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट प्राइस, कस्टमर रिव्यू एंड कंपेटिटर एनालिसिस। एग्जाम्पल है कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। सर जी आपने यहाँ पर अगर मैंने कुछ हाईलाइट किया, हाँ ये देखो, एक तरफ अक्सर आपने मोबाइल खरीदना होता है, आप कंपैरिजन वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। सर जी ये कौन सी वेबसाइट है, क्या नाम है, काफ़ी हैं, GSM एरिना है, और उसके अलावा हफीज सेंटर भी एक वेबसाइट है, वट मोबाइल भी है। सर जी उसके अलावा गाड़ियों की पार्क व्हील्स होती है, वो भी कंपैरिजन के लिए होती है। और ये इस तरह की वेबसाइट, ये वेबसाइट्स दूसरी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करती हैं। इसको क्या कहा जाता है, वेब स्क्रैपिंग। फिर उसके बाद IoT डिवाइसेस और सेंसर से डाटा को कलेक्ट किया जाता है सर जी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लॉग फाइल के जरिए। सर जी आप सोचे ना कि एक बंदा, आप जो सारी इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं एक दिन,
हज़ारों नहीं करोड़ों लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और उनके लॉग क्रिएट हो रहे हैं। तो ये डाटा स्मॉल डाटा नहीं है, ये बिग डाटा है। उस डाटा मैथ ये लॉग फाइल जो जनरेट होती हैं ये क्या है, ये बिग डाटा है। ये लॉग फाइल के जरिए आपको पता चलता है कि कौन से यूजर कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और उस बेस पर आपको उस तरह की रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर पाते हैं। सर फिर सर्वेज, पोल्स एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स आर कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग बिग डाटा। सर जी अक्सर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, जो बैंकिंग एप्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके बारे में फीडबैक मांगा जाए तो आप सोचें कितने लोग जो है वो दुनिया में इसका फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे। सर जी ये क्या बन गया, सर ये भी बुनियादी तौर पे डाटा इस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मेथड ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा, एक था सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, एक है कि वेब स्क्रैपिंग के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लॉग फाइल्स के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वेज के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और IoT डिवाइसेस के जरिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो जहां पर किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ये चीजें हैं, किस जरिए से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पीछे बता चुका, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। अच्छा जी अब आ गया एप्लीकेशन, ये काम की चीज है। हाँ ये बिग डाटा आप ये सारी सरदर्द लगा रहे हैं और इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना है तो कर रहे हैं ना जी। सर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सर हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो रहा है, सर जी ये IoT डिवाइस है, CGM बोलते हैं इसको, ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मीटर, ये कॉन्टिन्यूस चेक करती है कि किस वक्त कितनी शुगर आ रही है। ये साथ लगा दिए 15 दिन के लिए, अब आप उसको कॉन्टिन्यूसली चेक करें, मॉनिटर करें, शुगर बढ़ रही है कम हो रही है, किस वक्त कितनी है, आम खाया तो कितनी शुगर बढ़ी, केला खाया तो कितनी शुगर बढ़ी, बादाम खाए तो कितनी शुगर बढ़ी, हर वक्त चेक होती है सर। अब आप सोचेंगे ये कॉन्टिन्यूस है। सर जी मैं ना अक्सर इसको समझाने के लिए ना एक एग्जांपल देता होता हूँ। आपको कभी किसी ने अपनी लाइव लोकेशन भेजी है, आपके पास जब उसकी लाइव लोकेशन आती है तो कॉन्टिन्यूसली डाटा उसकी तरफ से आपके फोन पे आ रहा होता है, मैं आप किधर पहुंचा, कितने कदम आगे चला, कितने कदम पीछे चला। ये IoT डिवाइस इस तरह काम करती है जैसे लोकेशन भेजी हो। सर जी मैंने स्मार्ट वॉच पहनी है, मैं 3 कदम इधर चला, इस वॉच पे फौरी तौर पे आ गया कि इतने स्टेप्स और चलनी है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सर ये क्या है, सर ये हेल्थ केयर में भी सर सेंसर्स लगे हुए, यहाँ पे पीछे स्क्रीन पर वो आ रहा है, उसका हार्ट बीट और सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। सर ये क्या है, सर ये बेसिकली IoT की बिग डाटा की एप्लीकेशन ही है। रिटेल एंड ई-कॉमर्स, सर जी बिग डाटा, वो जितने लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं ई-कॉमर्स में अंदर, वो उससे ही असेस करेंगे लोगों का ट्रेंड अब क्या चल रहा है, लोग किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, और फिर इदारे उस टाइप की प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और लॉन्च करते हैं। सर बिग डाटा को यूज करते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री को यूज करते हैं, परचेज हिस्ट्री को यूज देखते हैं ताकि उनको वो वाली चीजें रेकमेंड की जा सके यूट्यूब पर। सर जी आप ऐसे ही एक बार गूगल पे सर्च कर लें कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, उसके बाद फेसबुक खोलें तो देखें रेस्टोरेंट की ऐड ही आपके सामने आती रही है। सर आपकी प्रेफरेंस आपने बता दी ना, उसके मुताबिक वो आपको मार्केट करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज है सर, इतना बड़ा डाटा आपके पास आता है जो बैंकिंग का, उसको उस डाटे को इस्तेमाल करना ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाए। मैंने बताया 25 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए सैलरी और 25 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए, ये इंतहाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका क्या होगा, बिग डाटा इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, एक्सेस क्रेडिट रिस्क एंड एनहांस कस्टमर सर्विस। Predictive analytics help bank and financial institutions
आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्रॉड पैटर्न एंड इंप्रूव देयर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सर रिस्क असेसमेंट बेहतर होगी, अनयूजुअल पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे। सर जी दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चर बिग डाटा को यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आप सोचें, मैन्युफैक्चरिंग की भी एक एग्जांपल देता हूं, जरा आपका दिमाग खुल जाएगा। आप सोचें कि लेस क्या कर रहा है, वो लेस दबादब पैकिंग हो रही है, चिप्स बन रहे हैं और वो पैक हो रहा है। हर पैकेट जब पैक होता है तो मशीन के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो काउंट कर देता है 1102, 1103, 1104, 1105 इतने पैकेट्स बन गए। अब हर वक्त पैकिंग हो रही है, 25 मशीनें हैं, कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, कितनी कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्वालिटी को, यूनिट्स को बाकायदा चेक किया जाता है। सर ये सारा डाटा मशीन, प्रोडक्शन मशीनरी जो होती है उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, उससे पता चलता है। सर वो बिग डाटा को यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए। अब आपकी जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस बेस पर ही आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना है ना, और उस बेस पर ही आपने माल मंगाना ना, और उस बेस पर ही आपने प्रोडक्शन करानी है। तो भाईजान सप्लाई चेन इंप्रूव हो गई, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो गई। और ये सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये बिग डाटा है। ये जो मशीन के सेंसर्स हैं जो सेंस कर रहे हैं कि डाटा किस तरह से जनरेट हो रहा है। सर जी मैंने पिछली बार कहा था कि यार इस चैप्टर में कोई सवाल आना चाहिए, तो वो चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा है। बाय द वे यही सवाल आया भी है। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला, सर जी जब इतना बड़ा डाटा है, जब इतना बड़ा डाटा है तो सर इस डाटे का मसला क्या है? सर एक्यूरेसी को कैसे इंश्योर करेंगे? डाटा क्वालिटी को तो आप इंश्योर नहीं कर सकते। डाटा इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंट हो ही सकता है बहरहाल। अब उसका हल क्या है? डाटा वैलिडेशन चेक्स, डाटा क्लींजिंग टेक्निक्स। सर आपने डाटा डाला है, मंथली सेल्स का डाटा डाला है और 11 फिगर्स डाली हैं एक साल की, तो वो फौरन अलर्ट देगा। क्यों? 12 फिगर्स 2 महीने में तो 12 होते हैं ना, एक साल में तो 12 महीने होते हैं ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी वो मिसिंग डाटा को आइडेंटिफाई कर पाए। सर आपने 13 फिगर्स डाली हैं तो भी वो अलर्ट देगा। 13 तो नहीं हो सकते भाईजान, सिर्फ 12 ही हो सकते हैं। और पॉइंट समझ आ रहा है? सर डाटा क्लीनिंग, डाटा वैलिडेशन ये होता है कि आप चेक्स लगा देते हैं फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल उसने कहा नेम बताओ, एक बच्चे ने लिखा 3 4 5, तो एक अलर्ट आ जाता है कि भाईजान दिमाग ठीक है, ABC लिखो, ये तुमने क्या लिख दिया है। सर उसने कहा ईमेल, आपने लिखा ABC, हो जाता है ना अक्सर, आप ईमेल पूछते हैं, आप ABC लिख के कहते हैं जान छोड़ो। सर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है ईमेल तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर @ लाजमी होता है, तो आप AB @ करो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और सर मेरा पॉइंट समझ आया? सर जी वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपने गलती से 2001 लिखनी थी, आपने 1001 लिख दी है, तो वो अलर्ट दे देता है कि ये तो नहीं हो सकता। ये जो चेक्स होते हैं ये डाटा वैलिडेशन कहलाते हैं। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग, सर जी इतना बड़ा डाटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना ये कोई मामूली बात नहीं है। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये ट्रेडिशनल डाटाबेस की तरह ये हैंडल नहीं हो सकता। बिग डाटा के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसको क्या हेडूप और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लाउड बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपेची, हेडूप और स्पार्क। सर जी एक जगह पे डाटा को सेव नहीं करना, 1000 GB का डाटा है, 250 GB 4 जगहों पे सेव करोगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली स्टोरेज, इसको कहते हैं। तो इसी के लिए ही ये कुछ हैं, अपेची, हेडूप और स्पार्क, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो तकसीम करके सेव करते हैं।
और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जब तकसीम करते हैं तो बाकी 3 बैकअप के तौर पे इनके पास होते हैं, इनके पास अलहदा से बैकअप भी होता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम फेल हो गया तो आप सब गए, यानी आपका डाटा जीमेल पर पिछले 15 साल से 20 साल से पड़ा हुआ है या फेसबुक पे पड़ा हुआ है, वो कभी ज़ाया नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा भी बैकअप होते हैं। सर डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिग डाटा में कि डाटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, प्राइवेसी डाटा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। बाजों का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और वो क्रिटिकल होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सर उसके लिए स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। अब ये वाली बातें रिस्क पढ़ने के बाद तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी लगनी चाहिए। एनक्रिप्शन क्या है, एक्सेस कंट्रोल क्या है और मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। एनक्रिप्शन क्या है, प्लेन डेटा, जब डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा ट्रांजिट हो रहा है तो वो डाटा प्लेन फॉर्म में ना हो बल्कि साइफर फॉर्म में हो, यानी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो कि कोई दूसरा बंदा अगर उसको देख भी ले तो समझ ना पाए। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही आप डाटा को एक्सेस कर सके, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो तो ही आप डाटा को एक्सेस कर सके। ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, इसे एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें। अगर मैं एसबीआई की एग्जांपल दूं तो एसबीआई में कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह पर। सर ये कैमरा लगा होना काफ़ी नहीं है, एक बंदा भी है जो इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी की बात करूं, इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये चैलेंजिंग होता है डाटा को जोड़ना। सर जी अब बाज़ आपको डाटा को कंपाइल करना होता है। मिसाल के तौर पे सर आतिफ की भी क्लास थी, सर जवाद की क्लास की डिटेल है, सर आतिफ की क्लास की डिटेल है, मेरी क्लास की डिटेल है, हम सब ने मिलाकर एक ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट की डिटेल बनानी है। एक बंदे ने वर्ड फॉर्म में दी, एक बंदे ने इमेज में दी, एक बंदे ने एक्सेल में दी। अब इसको कैसे जोड़ के एक बनाना है, सर ये भी एक काम है। डाटा को इंटीग्रेट करना एक चैलेंज हो जाता है। डाटा सिलोज यानी जो अनशेयर्ड डाटा होता है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, ये चैलेंज है। और इसका हल क्या है, सर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि मिडलवेयर या डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं डाटा को कंसोलिडेट करने में। सर जी ये सारी बातें थी, चैप्टर हो गया सर जी। सर मैंने आज आपसे टोटल 4 बातें की हैं। पहली बात ये की कि बच्चों थोड़े से अलर्ट हो जाओ और अपनी अप्रोच देखो कि पेपर को अप्रोच किस तरह कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपकी अप्रोच ही गलत हो। याद रखना फेल एंड पे बच्चा ही होता है, नुकसान उसका होता है। दूसरी बात, अप्रोच के बाद मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 मेरे मुताबिक ये इस किताब के सबसे आसान चैप्टर थे। टारगेट ये था कि यार मैं एक सीरियस नोट पर आपको चाहता था कि यार ये बात बताऊं कि यार मुझे लगता है बहुत से बच्चे सही ट्रैक पर ही नहीं है, वो आ जाए। ये 3 चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मेरे पास इसके बाद वर्कशॉप्स का जो वर्कशॉप जो करनी है मैंने, उसमें प्रॉपर प्लान है। उसमें डाटा एनालिटिक्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप और होगी जिसमें हम वो कर रहे होंगे। वो एक अलहदा एरिया है, लेकिन अभी इस वक्त मेरा टारगेट है कि मैं सारे बच्चों को साथ लेके चलूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और क्रैमिंग लेवल को ज़रा मजबूत करूं और फिर एप्लीकेशन लेवल पर आप लोग इंशाल्लाह खुद सवाल हल कर रहे हों। सर समझ आ रही है? इंशाल्लाह वो हमारा इससे अगला स्टेप है जिसमें हम 3 एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ केस स्टडीज़ होंगी और वो केस स्टडीज़ आप हल कर रहे होंगे, हम नहीं हल कर रहे होंगे। आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि यार किस तरह करनी है। सर समझ आ रहा है? लेकिन ये साथ साथ सबसे पहले ये करें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो मैं कैसे केस स्टडी डायरेक्ट करा दूँ? अगर आपको चीज़ों का पता ही नहीं है
और आपको चीज़ें याद ही नहीं है, तो वो वाला स्टेप अचीवेबल ही नहीं है मेरे लिए। तो मैं इस चीज़ को जानते हुए कि शायद कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर फिर जो चीज़ मिसिंग है वो कराएं, लेकिन मैंने सबको साथ लेके चलना है और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ कमी होगी, वो भी पूरी हो जाए, याद करने वाला काम भी हो जाए, और फिर उसके बाद अगला स्टेप है जिसमें हम केस स्टडी की बात करेंगे। आप लोगों ने कम से कम यहाँ पर पहला एम आपका ये है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाएं। मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है जिसको समझाया ना हो। हाँ, समझाने का अंदाज मुख्तलिफ है कि वो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के वो वाली बात बताना वो तब होती है जब आप रेगुलर क्लास में बैठे होते हैं ना, आपको पता होता है कि 4 महीने बाद पेपर है। तो जब आप अभी बैठे में भी आप सिर्फ समझे, घर जाके इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको एक एक बात समझ आ रही होगी। दूसरे स्टेप में आपने चीज़ों को याद करना है। अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि एंड पे रट्टा लगाएंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि वो एंड वाला टाइम अब आ गया, ठीक है, और इससे ज़्यादा एंड नहीं होना, ठीक हो गया। तो उसको आप साथ के साथ तैयार करें। हाँ, एप्लीकेशन एबिलिटी इंशाल्लाह उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल आपके साथ ज़रूर की जाएगी। डन हो गया सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती थी। सर ये स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में लाजमी शेयर हो जाएंगी। आप में से कोई बच्चा ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले, जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है। सर जी टेस्ट आपको सुबह 10 बजे ग्रुप में शेयर हो जाएगा, और यहाँ पर आप टेस्ट जो है वो टीए रूम से भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। टेस्ट आपने टेस्ट रूम में दे देना है, और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप जब मर्जी टेस्ट दे सकते हैं। आज के दिन का टेस्ट होगा, जिस दिन क्लास पढ़ाऊंगा जो टॉपिक अगले दिन उसका टेस्ट होगा। जमा अगले दिन नहीं करवा सकते, 10 से 5 हमारी बात करो। जी मैं आपको बता दूं कि एक स्टैंडर्ड टाइम है कि सुबह 10 से शाम 5 आप जब मर्जी कर लें और जमा करवा दीजिए। उसमें ये हो सकता है कि टेस्ट आपने दे दिया और उसके बाद इंशाल्लाह हम 3 दिन में वो टेस्ट चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, और क्या बात की थी आपने? टेस्ट के हवाले से यही बात है कि सुबह 10 से 5 बजे तक आपके पास टाइम हो गया, आप टेस्ट करके जमा कराएं। जिस दिन पढ़ाऊंगा उससे अगले दिन उसका टेस्ट भी होगा। डन हो गया सर जी? ले सर, आज के लिए इतना ही।